तो बस चाहता था चुपचाप घर जमाई बनकर रहे, अपनी होने वाली साम्राज्ञी की बड़ी शिष्या के साथ। पर किसने सोचा था तेरी बीवी की खास दासी तुझे नशा देकर बेहोश करके साली के बिस्तर पर बांध देगी। एक साजिश रची गई तेरे खिलाफ, और आखिर में तेरी शक्ति खत्म करके तुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। तुझे लगा था अब बदनामी होकर घर से निकाला जाएगा, पर तेरी बीवी को सच पता चला तो उसने तुझे छोड़ा नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत से तेरे सामने खड़ी हो गई। और तुझे तो उल्टा फायदा हो गया। तूने एक अजीब हथौड़ा जगाया, बस हल्का सा मारो और कोई भी बड़ी टेक्निक मिल जाती है। बड़े से बड़े दुर्लभ पिल्स भी तू चने की तरह खा रहा था, और अभी जब तू शक्ति खोने की वजह से बेहोशी की कगार पर था, वो हथौड़ा खुद उड़कर तेरे पेट में घुस गया, सीधा उस टूटे हुए दांतियान में। दर्द इतना था कि तू चीख पड़ता, लेकिन तभी शरीर में एक जबरदस्त एनर्जी फट पड़ी। कुछ ही पल में सामने की कालकोठरी गायब हो गई। उसकी जगह बादलों से भरी, रोशनी से चमकती एक अजीब दुनिया आ गई। बीच में एक चमकता हुआ बड़ा क्रिस्टल टावर लटका हुआ था। तभी एक आवाज आई, खुद को हथौड़ा स्पिरिट बताते हुए। उसने बताया एक चौंकाने वाली बात। वो लटकन जो तू पहनता था वो कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक दिव्य हथौड़ा था। और अब वो तेरे शरीर में घुल चुका था, बन चुका था तेरा हिस्सा। तुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस सोल दुनिया में सोल कल्टिवेटर बनने के लिए सोल ऑब्जेक्ट जमा करना जरूरी होता है। और तूने अभी आधा बना ही था कि यून फेंग के एक झटके से दंतियान टूट गया, वो आधा अधूरा भी बिखर गया। पर अब स्पिरिट बता रहा था कि तेरा सोल ऑब्जेक्ट वापस आ गया, बल्कि सीधा एक दिव्य हथौड़े में बदल गया। जब तू अंदर देखा तो हैरान रह गया। जो शरीर पूरी तरह टूट चुका था वो अब बिल्कुल ठीक था। नसें, मांस, दांतियान, सब कुछ मानो नया बना दिया गया हो। और पेट में एक हल्की चमकती छोटी लकड़ी की हथौड़ी थी। तब जाकर तू मानने को मजबूर हुआ, आगे भी बहुत कुछ था। स्पिरिट ने बताया कि ये क्रिस्टल टावर सीक्रेट टावर कहलाता है। वो खजाना है जो हथौड़ा बनाने वाले ने छोड़ा था। टावर में 5 फ्लोर्स हैं, जितनी ऊपर फ्लोर उतना कीमती खजाना। और तू नए मालिक के तौर पर सिर्फ पहली फ्लोर में जाने का एक मौका पा सकता है। तू और सवाल पूछ भी नहीं पाया कि सीक्रेट टावर की पहली फ्लोर का दरवाजा एक तेज भंवर बनकर तुझे अंदर खींच ले गया। चारों तरफ चक्कर आने के बाद तू एक चमचमाते बड़े हॉल में गिरा। नजर दौड़ाई तो हॉल में हजारों क्रिस्टल एग्स भरे थे। स्पिरिट की आवाज फिर आई, पहली फ्लोर का रूल आसान है, अंडे तोड़ो खजाना पाओ। 3 मिनट के अंदर तू हथौड़े से कोई भी क्रिस्टल एग तोड़ सकता है। हर एग में आधा चर्च खजाने का, आधा खाली। खजाना मिले तो लक पॉइंट बढ़ेगा, खाली मिले तो कटेगा। आखिर में अगर लक पॉइंट प्लस में रहा तभी वो खजाना तेरा होगा, अगर नेगेटिव रहा तो सारे खजाने। तेरी किस्मत इतनी खराब थी कि पहले से एक लक डेट बाकी था। रूल के हिसाब से ये डेट अब तेरे सिर पर आ चुका था। तेरा स्टार्टिंग लक पॉइंट था -290। उस वक्त तेरा मन कर रहा था पिछले मालिक को खींचकर ठोक दे, पर समय गाली देने का मौका नहीं दे रहा था। ऊपर टाइमर चलना शुरू हो चुका था। तू हथौड़ा उठाकर पास वाले एक पर मार दिया। पहला वार ही खाली निकला। लक पॉइंट सीधा -300 हो गया। मुंह बिगड़ गया तेरा। पर वक्त नहीं था सोचने का। दूसरे एक पर वार किया। जोरदार धमाका हुआ, एक बैंगनी रोशनी निकली। छठे दर्जे का पिल, बैंगनी सोल। यूं ही शहर जैसी जगह में छठे दर्जे का पिल तो छोड़ो, सबसे लो ग्रेड पिल भी मिलना किस्मत की बात होती। लेकिन ये प्रेशियस चीज जो लोगों को पागल कर दे, तेरे सामने सिर्फ एक पल टिकी, और स्पिरिट में 20 लक पॉइंट्स काटकर उसे उड़ा दिया। छठे दर्जे का पिल गया, दिल टूट गया तेरा। अभी उस दर्द से उबरा भी नहीं था कि तीसरे वार से सुनहरी रोशनी निकली। एक चमकता स्क्रॉल। स्पिरिट ने सिर्फ 4 शब्द कहे, हेवनली ग्रेड टेक्निक, थंडर गॉड स्क्रिप्चर। इस बार तो सांस भी रुक गई। अगर छठे दर्जे का पिल इतना कीमती था तो हेवनली टेक्निक तो पूरी दुनिया में, वो भी हेवनली ग्रेड था। लेकिन फिर भी तू बस देखता रह गया। वो रोशनी बनकर 200 लक पॉइंट्स काट के गायब हो गया। तुझे तब समझ आया, ये पहली फ्लोर कोई खजाना नहीं है, ये तो सीधा तुझे मजबूर कर रहा था पिछले मालिक का कर्ज चुकाने। पर जितना ज्यादा ये होता तू उतना जोर से वार करता गया, क्योंकि तू समझ गया था लक पॉइंट प्लस कर दे तो ये सारी चीजें सच में तेरी बन जाएंगी। अगले वक्त में तू आंधी की तरह वार करता रहा। खाली खाली खाली। बीच बीच में छठे दर्जे के वेपन्स, अर्थ ग्रेड सोल वेपन्स, रेयर ट्रेजर्स। हर चीज निकलने पर पहले खुशी, फिर दर्द। हर खाली एक पर तेरा मन करता पिछले मालिक की पूरी पीढ़ी को गाली दे दे। खासकर जब वो अर्थ ग्रेड सोल वेपन ब्लू सोल डैगर निकला, तब तो लगभग दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। पूरे तियानसांग एम्पायर में ऐसा वेपन मिलना मुश्किल था, पर उसने भी सिर्फ 60 लक पॉइंट्स काटे। समय तेजी से भाग रहा था, दिल भी उतना ही जोर से धड़क रहा था। आखिरी 10 सेकंड्स में लक पॉइंट अब भी -60 था। सिर्फ 5 सेकंड्स बचे थे तो लगभग निराश हो चुका था। आखिरी वार की उम्मीद में सामने वाले एक पर पूरी ताकत से मारा। पूरा हॉल अचानक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। एक बिजली जैसी चमकती रोशनी का गोला निकला, जो पहले किसी भी खजाने से ज्यादा चमकीला था। स्पिरिट की आवाज पहली बार बड़ी गंभीर लगी, तूने निकाला है थंडर गॉड एसेंस। तू हिल गया, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ पुरानी किताबों में भी थी। ये सोल पावर एसेंस थी, वो भी थंडर एट्रीब्यूट की, इतनी दुर्लभ कि हेवनली टेक्निक भी इसके सामने कुछ नहीं। पर तभी टाइमर 0 हो गया। स्पिरिट ने 2 चॉइसेस दिए, या तो इस थंडर एसेंस से डेट क्लियर कर, लक पॉइंट प्लस कर दे, या फिर सीधा इसे ले जा तो लक पॉइंट -60 ही रहेगा। सोचने की क्या बात थी? तूने लगभग चिल्लाकर कहा, मुझे यही चाहिए। इस तरह खजाना निकालने का गेम खत्म हुआ। -60 लक पॉइंट के साथ तू वापस हैमर स्पेस भेज दिया गया। पर इस बार घाटा नहीं, बल्कि फायदा हो गया।
क्योंकि स्पिरिट ने बताया थंडर गॉड एसेंस हथौड़े ने अब्जॉर्ब कर लिया है और अब तेरे शरीर को नए सिरे से बना रहा है। तूने फौरन अंदर देखा, वो छोटी लकड़ी की हथौड़ी बिजली फेंक रही थी जो तेरे हाथ पैर तक फैल रही थी। स्पिरिट ने नया नाम बताया, थंडर गॉड बॉडी। ये 5 लेवल्स का है, अगर पूरा कंप्लीट कर लिया तो अनगिनत बिजलियां खींच सकते हो। ये सुनकर तूने उस टावर की तरफ देखा, तभी तुझे एहसास हुआ ये तो कभी खत्म न होने वाला खजाना है। तूने फौरन पूछा, फिर से सीक्रेट टावर में कब जा सकते हैं? स्पिरिट ने साफ जवाब दिया, जब तू हैमर सीक्रेट टेक्निक सीख लेगा तभी एक और मौका मिलेगा। पर एक प्रॉब्लम थी, हैमर सीक्रेट टेक्निक सीखने के लिए पहले अर्थ सोल रेल्म पाना जरूरी था। ये रेल्म पूरे तियानसांग एम्पायर में टॉप लेवल स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अभी तो अर्थ सोल रेल्म छोड़ काल कोठरी से जिंदा निकलने की भी कोई गारंटी नहीं थी, पर थंडर गॉड बॉडी मिलने के बाद तुझे पहली बार लगा ये गोल इतना दूर भी नहीं। इससे पहले कि तू और सोचता, स्पिरिट ने चिताया, कोई पास आ रहा है, तुझे हैमर स्पेस से बाहर भेजा जा रहा है। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। तू वापस उसी नमी वाली अंधेरी काल कोठरी में लेटा हुआ था। तभी कदमों की आवाज़ आई। आने वाली थी जिलान। उसे देखते ही तेरी नज़रें ठंडी पड़ गईं, क्योंकि अगर उसने ड्रग नहीं दिया होता तो आज इस हालत में नहीं होता। पर वो शर्मिंदा होने के बजाय मुस्कुराते हुए सलाखों के बाहर खड़ी थी। उसने ढोंग से कहा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। तू चुप रहा, बस ठंडी नज़रों से घूरता रहा। जिलान, तेरा ये रिएक्ट देखकर और मजाक उड़ाने लगी, जैसे खास तौर पर तेरी बेबसी देखने आई हो। लेकिन तुझे जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जो दासी ऐसा काम कर चुकी हो वो भागने के बजाय बेधड़क काल कोठरी में आ जाए, ये नॉर्मल नहीं था। और सच में अगले पल उसने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोल दिया। तभी तुझे दिखा, गार्ड पहले ही गिरा पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था। पॉइजन का असर था। जिलान अंदर आते ही सीधा बोली, मैं तुझे मारने आई हूँ। हाथ में चाकू की चमक, सीधा तेरे सी की तरफ। अच्छा हुआ कि तेरी ताकत भले कम थी, पर शरीर हैमर ने पहले ही रिपेयर कर दिया था। इंस्टिंक्ट ने काम किया। तू एक रोल मारकर बचा, फिर उसकी कलाई पकड़ ली। तुझे फौरन एहसास हुआ जिलान कोई साधारण दासी नहीं, वो एक सोल कल्टीवेटर थी। उस वक्त तू नशे में कमजोर था, उसकी सोल पावर ने तेरा हाथ झटक दिया। उसने फिर तेजी से वार किया, जैसे तुझे पूरी तरह दबा देना चाहती हो। पहले वाला तू होता तो ये लड़ाई हार जाता, पर अब वाला तू वो टूटा हुआ दंतियान वाला नहीं था। दूसरी बार जब उसकी कलाई पकड़ी, तेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शरीर के अंदर अभी बन रहा थंडर गॉड एसेंस तूने जबरदस्ती खींच लिया। अगले पल पीली बिजली तेरी हथेली से फूट पड़ी, उसकी बाह से होते हुए पूरे शरीर में फैल। बिजली उसके अंदर लगभग आधे मिनट तक तांडव करती रही। जब चाकू गिरा, वो पूरी तरह ढेर हो गई। बस डर से भरी आंखें खुली रह गईं, जैसे मरते वक्त भी समझ नहीं पाई कि जो इंसान सपोजिटली बर्बाद हो चुका था वो ऐसी खतरनाक पावर कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तू भी अच्छा नहीं था। बॉडी रिफॉर्म के बीच फोर्स से पावर खींचने का बैकलैश फौरन आया। जिलान गिरते ही तूने खून की उल्टी की, पूरा शरीर धड़ाम से गिरा। शुक्र है ये बैकलैश जानलेवा नहीं था, बस थंडर गॉड बॉडी के रीबिल्डिंग की स्पीड थोड़ी कम गई। पर अफसोस करने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि अगर तू वार न करता तो मरता तू ही। और ये मारने के लिए जिलान को किसने भेजा? तेरे मन में जवाब लगभग तय था, युन फेंग और युन लियाओ भाई बहन। ये सोचते ही तेरी आंखों में मर्डर इंटेंट दबाए नहीं दब रहा था। पर तभी कॉरिडोर में फिर कदमों की आवाज आई। तू चौकन्ना होकर देखा, आने वाली और कोई नहीं, यून येलान थी। उसे देखते ही तेरा तनाव थोड़ा कम हुआ। वो अब भी सफेद कपड़ों में ठंडी नजरों के साथ इस अंधेरी कालकोठरी में मानो एक बेदाग चांदनी लग रही थी। पहले उसने तेरी तरफ देखा, फिर दीवार के पास बेहोश पड़ी जिलान और लटके यूनिलान। कुछ देर चुप रही, फिर सिर्फ इतना बोली, सॉरी। तूने सिर हिलाया, कहा, ये तेरी गलती नहीं। पर उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ना किसी का पक्ष लिया। बस पूछा, उठने की ताकत है? तूने बेबसी से देखा, वो सब समझ गई। अगले पल उसने खुद झुककर तुझे पीठ पर उठा लिया। ये देख तू खुद हैरान रह गया, पर उसने बस ठंडे स्वर में कहा, ज्यादा मत बोल, और तुझे पीठ पर लादे बाहर चलने लगी। तो उसकी पीठ पर टिका, उसके बालों की खुशबू महसूस करते हुए उस ठंडेपन के पीछे की प्रोटेक्शन को महसूस कर रहा था। दिल में एक अजीब सा सुकून आया। तुझे लगा था ये बदनामी के बाद यून फैमिली तुझे पूरी तरह छोड़ देगी, पर ये वही बीवी थी जो हमेशा दूर दूर रहती थी, कम बात करती थी। पर जब वो तुझे लेकर कालकोठरी से बाहर निकली, बाहर की दुनिया की नफरत सामने आ गई। कालकोठरी के बाहर पहले से भीड़ जुटी थी, सबकी नजरें तुझ पर टिकी, नफरत, गुस्सा, बिना छुपाए। कोई कह रहा था जानवर से भी बदतर, कोई कह रहा था इसे मार देना चाहिए, कोई युन येलान को समझा रहा था इस कमीने को छोड़ दे। हर बात पहले से गंदी होती गई, जैसे थूक से डुबो देना चाहते हो। तेरा चेहरा तम गया, पर युन येलान ने बस इतना कहा, ध्यान मत दे। बस इतना ही काफी था, क्योंकि तुझे पता चल गया वो कम से कम तुझ पर भरोसा करती है। फिर वो तुझे सीधा तेरे कमरे में ले गई, बिस्तर पर लेटाया, एक पिल लिक्विड छोड़ गई। उसने बताया, तुझे बाहर निकालने का ऑर्डर ओल्ड फैमिली हेड ने दिया, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। ये लिक्विड भी ओल्ड हेड ने भेजा है, शायद तेरी चोट में काम आए। इतना कहकर वो चली गई। हमेशा की तरह ज्यादा बात नहीं की। यही तुम दोनों का हमेशा से तरीका रहा। तेरी शादी यून ईलान से बड़ों के आदेश पर हुई थी। तेरा दादा तुझे बचपन से पाल रहा था, फिर किसी वजह से उसे तुझे यून फैमिली के ओल्ड हेड को सौंपना पड़ा। तुझे यून फैमिली में घर जमाई बनाकर भेज दिया। यून यिलान भी अपने दादा के ऑर्डर पर शादी के लिए राजी हुई थी। तुम दोनों के बीच प्यार नहीं था, पर कभी झगड़ा भी नहीं हुआ। वो तुझे काल कोठरी से खुद निकाल लाई।
टेबल पर रखी पिल लिक्विड देखकर दिल में हल्की गर्माहट आई। पर तुझे पता था ये चीज़ दांतियां टूटने के लिए ज़्यादा काम की नहीं। अब तो अलग बात थी, दांतियां तो हैमर ने पहले ही रिपेयर कर दिया था। असली मैटर ये लिक्विड नहीं बल्कि अंदर बचा हुआ थंडर गॉड एसेंस था। अगले 3 दिन तूने बाहर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस अंदर बचे एसेंस को ऑब्जॉर्ब करने में लगा रहा। 3 दिन बाद जब सुबह की रोशनी कमरे में आई, तेरी आंखें खुली, हथेली में बिजली नाच रही थी। थंडर गॉड बॉडी रिफॉर्म कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी सरप्राइज ये कि बॉडी रिफॉर्म और एसेंस बैकलैश की वजह से तू सीधा निंग सोल रेल्म ग्रेट परफेक्शन से निंग सोल रेल्म पीक पर पहुंच गया। ये इंप्रूवमेंट लगभग असंभव थी। अब तू शरीर के अंदर बहती अनगिनत पावर महसूस कर सकता था। वो छोटी लकड़ी की हथौड़ी दंतियान में शांत लटकी थी, बिजली से लिपटी, दिखने में साधारण पर अंदर छुपा था डेस्टिनी बदलने वाला जबरदस्त अपॉर्चुनिटी। तुझे फिर दादा याद आया। ये लॉकेट वही छोड़कर गया था। तू सोचता था बस एक निशानी है, पर अब पता चला कितना गहरा राज इसमें था। दादा ने आखिर क्या छोड़ा तेरे लिए तुझे नहीं पता, पर इतना साफ था। इस पल से तेरी डेस्टिनी पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। आने वाली थी यूनी। वो ग्रैंड एल्डर यूनियन के ऑर्डर पर मैसेज देने आई थी कि तेरी चोट को देखते हुए आज का फैमिली कंपटीशन अटेंड नहीं करना, एल्डर खुद तेरा नाम विथड्रॉ कर देंगे। तू पहले चौंका, फिर याद आया आज ही यून फैमिली का फैमिली बिग कंपटीशन था, और ये कंपटीशन अपर सेट सिलेक्शन के कोटा से जुड़ा था। यूनिवर्सिटी में हर 3 साल में एक बार होता यह अपर सेट सिलेक्शन, हजारों यंग कल्टिवेटर्स के लिए ड्रैगन गेट पार करने का मौका। पास हो जाओ तो तियान चांग एम्पायर के असली स्ट्रॉन्ग सेक्ट्स में जगह मिलती है, फैमिली से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज और फ्यूचर। यून फैमिली के पास इसमें कुछ बिल्ट इन कोटा था, इसलिए फैमिली कंपटीशन की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी थी। और तूने आधे महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, पर इन दिनों की उथल पुथल में पूरी तरह भूल गया था। ये सोचते ही तो बिना देर किए दरवाजा खोलकर बाहर भागा, एरिना की दिशा पूछकर तेज भागा। यूनली वहीं खड़ी हैरान रह गई। तेरी उस चौंकाने वाली स्पीड को देखकर सोचने लगी, क्या यही वो शख्स है जिसकी पावर खत्म हो चुकी थी? ये स्पीड, ये बॉडी मूवमेंट, कहाँ का बर्बाद इंसान लगता है। इधर युन फैमिली के एरिना में फैमिली कंपटीशन जोरों पर था। रिंग पर युन लियाओ रेड ड्रेस में सिर्फ एक मूव से ओपोनेंट यूनान को उड़ा चुकी थी। पूरा एरिना तालियों से गूंज उठा। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे जीनियस है, जरूर अपर सेक्ट कोटा जीतेगी। वही तारीफें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पा रही थी। तभी उसने एरिना के किनारे विलो ट्री के नीचे खड़ी यून येलान की तरफ देखा। उसकी तरफ एक चैलेंजिंग लुक फेंकी, पर यून येलान शांत रही, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। ये देख यून लियाओ और चिढ़ गई। सोच रही थी कुछ दिन पहले तुझे बदनाम करके दंतियां तोड़ने की खुशी उसे अंदर से और अच्छा महसूस करा रही थी। तभी कंपटीशन मैनेज करने वाले मिडिल एज डायरेक्टर ने रजिस्टर खोलकर अगले मैच का नाम पुकारा, यून शियान वर्सेस सू यून। ये सुनते ही पूरा अरीना चुप हुआ। फिर शोर मच गया, क्योंकि सबकी नज़र में तू अब इस स्टेज पर खड़े होने के लायक नहीं रहा था। कुछ बोले, इसका दंतियान तो टूट चुका है, आने की हिम्मत नहीं करेगा। कुछ गुस्से में बड़बड़ाए, इसने यून लिया को शर्मिंदा किया, ये तो इंसान भी नहीं। रिंग पर यून चियान पहले ही खड़ा था, पर काफी देर तक तेरी कोई हलचल नहीं दिखी। नाम एक बार बुलाया, कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा, फिर भी चुप्पी। भीड़ में शोर बढ़ता गया। ऊपर बैठे ग्रैंड एल्डर यून यान आखिर मजबूर होकर बोले, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहा है, मैं इसकी तरफ से विड्रॉ कर देता हूँ। सब सोचने लगे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और यून शियान को विनर डिक्लेयर करने ही वाले थे। पर तभी एरेना के बाहर से एक आवाज आई, रुको। सब पलटे। अगले पल एक फिगर तेज रफ्तार से आते ही सीधा सबकी नजरों के सेंटर में आ गया। आने वाला और कोई नहीं, तू ही था। इस पल फिर से आलोचना और तेज हो गई, पहले से भी ज्यादा। ऊपर बैठे यूनियान की भौहें सिकुड़ गईं। यून फेंग और यून लेओ भी हैरान से दिखे। यहाँ तक कि विलो ट्री के नीचे शांत यून येलान की आंखों में भी एक पल के लिए सरप्राइज झलका। अरीना के आसपास कुछ लोग गाली देने लगे। ये कमीना अब भी आने की हिम्मत रखता है, इतना बेशर्म आदमी, भाग यहाँ से। चिल्लाहट तेजी से फैल गई, पर तू ऐसे चल रहा था जैसे कुछ सुना ही नहीं। सीधा स्टेज पर चढ़कर मैच डायरेक्टर से हाथ जोड़े, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। डायरेक्टर ने अनश्योर होकर ऊपर बैठे यून फैमिली के एल्डर्स की तरफ देखा। यूनियन का चेहरा तन गया। वो कुछ कहने वाला ही था कि ओल्ड फैमिली हेड ने हाथ हिलाकर कहा, आ ही गया है तो मैच कंटिन्यू करो। ये सुनते ही यूनियन चुप रह गया। इस तरह मैच शुरू हो गया। सामने खड़ा यूनशियान पहले से ही तुझसे नफरत करता था, इस मौके पर तो और भी गुस्से में था, क्योंकि वो हमेशा से यून लियाओ के लिए पागल था। इस मौके पर उसे तुझे सबक सिखाने का चांस मिल गया था। अगले ही पल यून चियान की सोल पावर सफेद नीचे भीड़ भी उकसाने लगी। मार डाल यून चियान, ये कमीना मरना ही चाहिए, इसने मिस याओ को बर्बाद किया, यही सजा है। पर यह चिल्लाहट शुरू होते ही एकदम रुक गई, क्योंकि यून चियान का एक ही पंच तेरी तरफ आया और तूने बस हाथ उठाकर उसे रोक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ यून चियान से टूटे हुए पतंग की तरह उछलकर रिंग से बाहर जा गिरा, दर्द से चीखता हुआ। पूरा अरीना एकदम चुप हो गया। फिर शोर मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे सब बर्बाद समझते थे, वो इतनी सफाई से एक ही बार में यून चियान को हरा देगा। ये कैसे हो सकता है? इसका दंतियान तो टूट चुका था ना। ऊपर बैठे यून फैमिली के एल्डर्स भी हैरान थे। 3 दिन पहले यून फेंग ने खुद कहा था कि उसने तेरा दंतियान पूरी तरह तोड़ दिया है, और यही वजह थी कि यून फैमिली के एल्डर्स ने चुप्पी साध ली थी। भले मामले में कुछ गड़बड़ लगे भी, तू पहले ही काफी सजा भुगत चुका था। पर अब जिसका दंतियान टूटा था, वो एक हाथ से ही निंग सोल रेल्म के टैलेंट को उड़ा गया। यून यान मुस्कुराए, फिर मजाकिया अंदाज में यून लिंगवांग से बोले,
लगता है मेरा दामाद कमाल का निकला। कहना पड़ेगा किसी की मेहरबानी से ही ये संभव हुआ। यून लिंगवांग का चेहरा फीका पड़ गया। पर तू इन सबसे बेखबर बस शांति से देख रहा था। मैच डायरेक्टर थोड़ा संभला, फिर तेज आवाज में अनाउंस किया, सु युन विजेता। तू पलटकर विलो ट्री के नीचे खड़ी यून यिलान की तरफ चल पड़ा। उसने तेरी तरफ देखा, उसकी ठंडी नजरों में थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखी। ठीक हो गए? तूने सिर हिलाया। क्रेडिट उस पिल लिक्विड को दे दिया, शायद कुछ हद तक उसी ने हेल्प किया। यून यिलान ने एक नजर डाली, साफ था, उसे यकीन नहीं आया। आखिर वो पिल लिक्विड चाहे जितनी प्रेशियस हो, टूटा हुआ दंतियान वापस नहीं ला सकती थी। पर उसने कुछ नहीं पूछा, बस हल्के से सिर हिलाया, वापस रिंग की तरफ ध्यान लगा दिया। तू भी विलो ट्री के पास टिककर मैच देखने लगा। पर जैसे ही नजर उठाई, थोड़ी दूर खड़े यून फेंग से नजर मिल गई। उसकी नजरें ठंडी सांप जैसी थी। तेरी नजरें भी उतनी ही ठंडी थी, बिना कोई गर्मी दिखाए। तुझे साफ पता था ये फैमिली कंपटीशन सिर्फ अपर सेक्ट कोटा के लिए नहीं, बल्कि यून फेंग भाई बहन के लिए भी था। 3 दिन पहले उन्होंने तुझे जैसे रौंदा था, वो हिसाब चुकाना बाकी था। दोनों भीड़ के बीच से एक दूसरे को घूरते रहे, कोई नजर नहीं हटा रहा था। जल्दी ही पहला राउंड खत्म हुआ, अगले राउंड के लिए ड्रॉ शुरू हुआ। डायरेक्टर ने अगला नाम पुकारा, यून फोंग वर्सेस सु युन। नाम आते ही पूरा एरिना एकदम चुप हुआ, फिर उबल पड़ा, क्योंकि सब जानते थे ये सिर्फ मुकाबला नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले वाले स्कैंडल के 2 मेन कैरेक्टर्स आमने सामने आ रहे थे। यून फोंग ने धीरे से सिर उठाकर तेरी तरफ ठंडी मुस्कान फेंकी। कैसा कोइंसिडेंस है? तू कुछ नहीं बोला, बस अपनी बाह के नीचे मुट्ठी कस ली। उंगलियों के बीच पीली बिजली हल्के हल्के फूट रही थी। रिंग की तरफ बढ़ते ही यून यिलान ने अचानक कहा। तूने पलटकर उसे देखा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बस 2 शब्द कहे, संभल कर। इतना सिंपल, फिर भी इन 2 शब्दों में फिर वो पलटकर वापस चली गई। उसकी नजरों की गर्मी गायब हो चुकी थी, बस ठंडक बची थी। सीधा यून फेंग की तरफ। ऊपर बैठे यूनियान का चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें लगा शायद ये ड्राफ्ट किया गया है, क्योंकि यून फेंग की पावर वो अच्छे से जानती थी। निंग सोल रेल्म पीक से बस एक कदम दूर यू सोल रेल्म, और यून फैमिली का सबसे बड़ा टैलेंट भी। तेरे रिकवरी के बावजूद तुझे इतनी जल्दी उससे भिड़ना नहीं चाहिए था। उसने सोल पावर से सीक्रेट मैसेज भेजी, सु युन विदड्रॉ कर दे। तूने सुना, पर बस एक नजर देकर हल्के से सिर हिला दिया। विदड्रॉ कैसे? आज मैं यहाँ यून फेंग के लिए ही आया हूँ। यूनियान कुछ और बोलती इससे पहले डायरेक्टर ने हाथ उठाकर मैच शुरू होने का अनाउंस कर दिया। यून फेंग कुछ और मॉक करने वाला ही था कि तू पहले ही मूव कर चुका था। तेरा पूरा शरीर चीता की तरह तेज भागकर उछला, डायरेक्ट यून फेंग के चेहरे की तरफ पंच। यून फेंग हैरान हो गया, उसे उम्मीद नहीं थी पहले अटैक करेगा। वो झुककर बचा, पर उसने संभला ही था कि तूने फिर पलटकर बिजली से भरा एक और पंच ने मारा। धड़ाम। यून फेंग ने हाथ उठाकर ब्लॉक किया, पर फिर भी झटके से कई कदम पीछे धकेला गया। बड़ी मुश्किल से रिंग की एज तक जाकर रुका। ये देख पूरा अरीना हैरान रह गया, क्योंकि वो यून फेंग था। लगता है मैंने तुझे कम आका, इस बेकार को। यून फेंग की सोल पावर उछली, अगले ही पल उसके सिर पर एक हल्की चांदी वाली सोर्ड शेप दिखी। सोल ऑब्जेक्ट भी था, वो भी सोर्ड सोल। ये देखते ही अरीना में हलचल मच गई। यूनहे सिटी में सोर्ड सोल बड़े काम की चीज मानी जाती है। यून फैमिली के लोग इस चांदी वाली सॉर्ड को देखकर उत्साहित हो गए, मानो पहले से यून फेंग की जीत देख रहे हो। ऊपर बैठे ओल्ड फैमिली हेड ने भी सिर हिलाया, सॉर्ड सोल अच्छा है। यून लिंगवान भी हंसा, यून यान की तरफ ताना मारते हुए इशारा किया। पर तेरा एक हल्की सी शैडो तेरे सिर के ऊपर धीरे धीरे उभरने लगी। पर जब वो पूरी तरह दिखी तो सिर्फ नीचे बैठे नहीं, ऊपर बैठे एल्डर्स तक हैरान रह गए, क्योंकि तेरा सोल ऑब्जेक्ट था एक फनी सी छोटी लकड़ी की हथौड़ी। पूरा अरीना एक पल चुप, फिर ठहाके गूंजने लगे। ये भी सोल ऑब्जेक्ट है क्या? किसी बच्चे का टॉय लगता है। हंसी आ रही है। यून लिंगवांग ने ठंडी हंसी दी। ये भी सोल ऑब्जेक्ट कहलाएगा? यहां तक कि यूनयान का चेहरा भी थोड़ा झेप गया। पर तू जैसे कुछ सुना ही नहीं, बस शांति से खड़ा था, चेहरे पर लगभग ठंडा भाव। यून फेंग भी हंसा। इस टूटी हथौड़ी से मेरी स्वॉर्ड सोल की बराबरी? बात करना बेकार। उसने पैर पटका, तलवार लेकर उछल पड़ा। सोर्ड सोल उसकी तलवार से मिलकर तेज धार बनकर सीधा तेरे सिर की तरफ आया। हवा फटने जैसी आवाज आई। अरीना में सन्नाटा छा गया। कुछ डरपोक लोग आंखें बंद कर लिए, सोचकर कि अगले पल तो खून से लथपथ होने वाला है। ऊपर यूनियन ने सीक्रेट मैसेज में चिल्लाकर कहा, बच। पर तू खड़ा ही रहा, हिला तक नहीं। जब वो शॉर्ट स्ट्राइक सिर से आधे फीट पहले पहुंची, तूने आराम से कहा, बस। अगले ही पल तेरे सिर पर वो हथेली भर छोटी लकड़ी की हथौड़ी अचानक कई गुना बड़ी हो गई। सेकंड्स में बदलकर एक विशाल 2 मीटर लंबा जायंट हैमर में बदल गई, जिसे तूने एक हाथ से पकड़कर सामने रख दिया। शॉर्ट स्ट्राइक उस हैमर से टकराई। अब मेरी बारी, ये कहते ही जायंट हैमर उठा, बिजली से लिपटा, जबरदस्त वार किया। हवा फट पड़ी। पीली बिजली भरी पावर से यून फेंग पूरा उड़ गया। बीच हवा में इम्पैक्ट ने उसे और डाला। जमीन पर गिरते वक्त वो पूरा जला हुआ था, सांसें बेतरतीब, जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ। पूरा एरिना चुप था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यून फेंग तुझे नहीं दबाएगा, बल्कि तू ही उसे एक ही वार में उड़ा देगा। कुछ देर बाद एक तेज चीख ने सन्नाटा तोड़ा। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। यून लियाओ अरीना के नीचे खड़ी, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वो पागलों की तरह आंखें मलती रही, यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस बेकार को 3 दिन पहले उसने और उसके भाई ने रौंदा था, वो आज सबके सामने यून फैमिली के टॉप टैलेंट को एक ही वार में हरा गया।
ऊपर यून लिंगवांग भी अपने पैरों पर खड़े हो गए, चेहरा गुस्से से लाल। पर यून यान पहले हैरान हुई, फिर भी है तो मेरा दामाद ही ना, एक ही बार में। ये कहते हुए उसने मेरा दामाद इन शब्दों पर खास जोर दिया। यून लिंगवांग उससे बहस करने की जगह सीधा रिंग की तरफ भागी, यून फेंग की चोट देखने। पर जैसे ही उसने चेक किया, उसका चेहरा फीका पड़ गया। यून फेंग दिखने में तो सिर्फ बुरी तरह घायल था, पर उसके अंदर एक वायलेंट पावर पूरे शरीर में उथल पुथल मचा रही थी। सांसें कमजोर पड़ती जा रही थी। वो पलटकर गुस्से में चिल्लाई, तूने इतना बुरा हाथ चलाया, तूने बस ठंडी नजरों से देखा, एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं समझी। पलटकर रिंग से नीचे उतरने लगा। बुरा हाथ? 3 दिन पहले जब यून फोंग ने मेरा दंतियान तोड़ा था, तब किसने कहा था बुरा हाथ है? पर यून लिंगवांग पूरी तरह गुस्से में आ गई थी। अनकंट्रोल्ड पावर फूट पड़ी, सीधा तेरी तरफ पड़ी। शुक्र है अगले पल यून यान ऊपर से कूदकर तेरे सामने आ गई। ठंडी नजरों से यून लिंगवांग को देखा। यून लिंगवांग, शर्म भी नहीं तुझे? छोटों के मुकाबले में हाथ डालने चली है? दोनों की पावर आपस में टकरा गई। आसपास खड़े छोटे बच्चों के चेहरे उतर गए। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने वाला ही था। तभी ओल्ड फैमिली हेड ने आवाज लगाई, बस। ये बूढ़ी पर रूज भरी आवाज सुनते ही दोनों के पावर एक साथ बैठ गई। ओल्ड हेड ने डांटा, तुम दोनों सब बच्चों के सामने ऐसे मजाक बनना चाहते हो? यून यान और यून लिंगवांग दोनों ने सिर झुका लिया। बस एक का चेहरा गुस्से से लाल था, दूसरे के होंठ मुस्कान छुपाने में लगे थे, क्योंकि यून यान को अच्छे से पता था तेरा ये वार सिर्फ मुकाबला जीतना नहीं था, बल्कि सबके सामने यून लिंगवांग की इज्जत मिट्टी में मिला देना था। फैमिली में पहले कई लोगों को लगता था अगली पीढ़ी में यून लिंगवांग आगे है, फैमिली हेड बनने की रेस में उसका चांस था। पर अब यून फेंग को सबके सामने इतना बुरा हराया जा चुका था। ये एडवांटेज तुरंत खत्म हो गई। तुझे भी अच्छे से पता था ये वार यून फेंग सिर्फ बच जाए तो भी असल में उसकी पहले वाली ग्लोरी वापस नहीं आने वाली। तेरा वार सिर्फ उसका शरीर नहीं तोड़ा, बल्कि थंडर गॉड बॉडी की पावर सीधा उसके अंदर उतार दी। भले वो बच भी जाए, आगे शायद बिस्तर पर पड़ा रहना पड़े। ये तो बस इंटरेस्ट था। डायरेक्टर ने आवाज ढूंढते हुए मुश्किल से अनाउंस किया, सो यून विनर। इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई तुझे गाली देने की। बाकी मैचेस चलते रहे तो विलो ट्री के पास वापस पहुंचा तो यून यिलान की नजरों में पहली बार कुछ अलग था। सरप्राइज, अनसर्टिनिटी, रिलीफ और थोड़ी सी गिल्ट भी। उसे पहले से शक था। 3 दिन पहले कालकोठरी में जिलान उसके सामने गिरी थी। हवा में अभी सोल पावर का असर था। अगर तू सच में पूरी तरह तबाह हो चुका होता तो एक सोल कल्टिवेटर को कैसे हरा पाता? तेरी अब की पावर। वो हल्के से बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम मुस्कुराया, तुम भी ऑल द बेस्ट। तभी दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार स्टेज पर आई यून यिलान। उसका ओपोनेंट सिर्फ यून फैमिली का एक साधारण मेंबर था। ऑब्वियसली कोई चैलेंज नहीं था। कुछ ही मूव्स में उसने मैच खत्म कर दिया। बहुत कॉन्फिडेंट जीत। तू पेड़ के नीचे बेझिझक थम्स अप दिखाकर बोला, बहुत बढ़िया। यून यिलान ने एक नजर डाली, कुछ नहीं बोली, पर मुंह फेरते वक्त उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इसके बाद कंपटीशन ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तू और यून यिलान दोनों को अपर सेक्ट सिलेक्शन का कोटा मिल गया। इसके अलावा 3 और लोग क्वालिफाई हुए। उनमें एक यून लियाओ भी था। तू सोच रहा था रिंग पर ही उसे भी सबक सिखा दे। दूसरी एबिलिटी जो तुझे मिली उसका नाम था वेपन फोर्जिंग। ये शब्द सुनकर तू चौंक गया। स्पिरिट ने एक्सप्लेन किया तो तुझे एहसास हुआ ये एबिलिटी कितनी क्रेजी है। सही मटेरियल दे तो हैमर एक ब्लैकस्मिथ की तरह वेपन्स बना सकता है, बल्कि रैंडम भी वेपन या सोल वेपन भी बन सकता है। तेरा पहला रिएक्ट था, मैंने ठीक सुना, क्योंकि इस दुनिया में ब्लैकस्मिथ बनना बहुत रेयर प्रोफेशन है। वेपन्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। पर स्पिरिट ने बताया अभी सबसे लो ग्रेड फोर्जिंग के लिए बस 3 स्पिरिट स्टोन्स चाहिए। गारंटी के साथ एक सक्सेसफुल फोर्ज होगा। सोल वेपन बनने का चांस भले कम हो, पर ऑप्शन हमेशा रहेगा। सिर्फ 3 स्पिरिट स्टोन्स में एक बार गारंटीड फोर्जिंग, कभी सोल वेपन भी निकल सकता है। ये सुनते ही तो बिस्तर से उछल पड़ा, आंखें चमक उठी, क्योंकि तुझे पता था इसका मतलब क्या है। एक लो ग्रेड वेपन मार्केट में 200 गोल्ड कॉइन्स की होती है, यानी करीब 20 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर। और अगर तुझे सिर्फ 3 स्पिरिट स्टोन्स में बनाना है तो इसमें फायदा हद से ज्यादा था। ये सोचते ही तुझसे रुका नहीं गया। तूने अपने पास रखे स्नैक्स निकालकर 3 टेबल पर रखे। फोर्ज बोला। हैमर से रोशनी निकली, स्नैक्स के ऊपर लटक गई। बारीक धड़ धड़ आवाज के साथ वो स्नैक्स पिघलकर लिक्विड बने। फिर हैमर की कंटिन्यूस फोर्जिंग से जल्दी ही शेप लेने लगे। कुछ देर बाद पहला आइटम तैयार हुआ, एक तेज धार वाला डैगर, लो ग्रेड वेपन। तूने डैगर पकड़कर सोल पावर डाली, हल्का सा घुमाया, शार्पनेस वेरीफाई हो गई। चेहरे पर मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहली सक्सेस के बाद तू रुकने वाला नहीं था। जल्दी ही दूसरा, फिर तीसरा आइटम भी तैयार हो गया। सिर्फ आधे घंटे में तूने पास रखे 15 स्नैक्स पूरी तरह इस्तेमाल कर लिए। आखिर में 5 वेपन्स बने। इनमें से 4 लो ग्रेड वेपन्स थे, पर सबसे बड़ी सरप्राइज एक सिल्वर वाइट डैगर, मिड ग्रेड वेपन। सिर्फ इसकी वैल्यू कम से कम 1000 गोल्ड कॉइन्स थी। तो उन वेपन्स को हाथ में तोते हुए हल्का सा सांस भारी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ कुछ वेपन्स नहीं थे, बल्कि एक स्नोबॉल की तरह बढ़ने वाला इनकम का रास्ता थे। वेपन्स बेचो, स्नैक्स खरीदो, स्नैक्स से फिर फोर्ज करो, फिर बेचो। अगर चैनल स्टडी रहे तो कल्टीवेशन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। इसलिए बिना कोई देर किए तूने 5 सोर्ड्स और 5 वेपन्स कपड़े में लपेटकर बाहर निकल गया। इधर यून लिंगवान की तरफ माहौल दबाव से भरा हुआ था। कमरे में यून फेंग ऐसे लिपटा था जैसे कोई बड़ा इंजर्ड पेशेंट हो। सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। बुलाए हुए कई डॉक्टर्स बारी बारी ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर इंप्रूवमेंट की जगह हर कोई पसीने से भर रहा था, डर के मारे।
युन लिंगवांग अपने बेटे को देखता, फिर बेबस डॉक्टर्स को देखता। गुस्सा दबाया नहीं गया, आखिर में सबको भगा दिया। युन लियाओ भी बेचैन थी। यून लिमांग को असली एक्सपर्ट बुलाना पड़ा, साथ ही ट्रीटमेंट जारी रखी। बर्बाद होकर भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत, ये छोटा सा नौजवान वाकई हिम्मती है। इतना कहकर उसने पास खड़े डायरेक्टर की तरफ देखा। वो रिस्पेक्टफुली सिर हिलाकर बाहर चला गया। तेरी तरफ आ चुका था यूनिवर्सिटी का ट्रेडिंग स्ट्रीट। इस स्ट्रीट का सबसे मशहूर जगह यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल थी, सिटी की सबसे बड़ी ट्रेडिंग जगह। तूने पहले फ्लोर पर आम क्रिस्टल शॉप्स में नहीं रुका, सीधा दूसरे फ्लोर पर गया, क्योंकि तुझे पता था वेंस जैसी चीजों की सही वैल्यू देने वाले लोग वहीं मिलते हैं। जैसे ही काउंटर पर पहुंचा, एक वेल ड्रेस्ड मिडिल एज्ड क्लर्क मुस्कुराते हुए आगे आया। तूने बिना ज्यादा बात किए सीधे पैकेज काउंटर पर खा। इनकी वैल्यू कितनी है? उसने क्लॉथ हटाकर पांचों वेपन्स देखे। खासकर सिल्वर व्हाइट डैगर देखते ही उसकी नजरों में चमक आ गई। फिर उसने स्पेशल वेपन टेस्टिंग डिवाइस निकालकर हर वेपन का शार्पनेस टेस्ट किया। जितना टेस्ट करता गया उतना ज्यादा गंभीर होता गया। आखिर में बोला, 2000 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, ये प्राइस मार्केट से पहले ही ज्यादा था, पर तूने फिर भी सिर हिलाया नहीं। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए 2200 तक बढ़ाया। तू फिर भी चुप। आखिर में जैसे ही तूने पैकेज वापस उठाने का इशारा किया, वो घबरा गया। रुको, 2300 इस समय सबसे ज्यादा प्राइस है। तब तूने हाथ बढ़ाया। डील, पर मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं, स्नैक्स चाहिए। जल्दी ही उसने 230 स्नैक्स एक बैग में डालकर तुझे दे दिए। काउंटर छोड़ते वक्त तेरा मूड बहुत अच्छा था। छोटे से समय में 15 स्नैक्स 230 स्नैक्स में बदल गए। ऐसा प्रॉफिट पहले सोचना भी नामुमकिन था। पर तू सीधा घर नहीं गया, बल्कि स्टोर में घूमने लगा, क्योंकि स्पिरिट ने बताया कि ये फोर्जिंग एबिलिटी सिर्फ वेपन्स नहीं बनाती, बल्कि खुद अपग्रेड भी हो सकती है। अगर हायर ग्रेड वेपन्स या सोल वेपन्स का चांस बढ़ाना है तो स्पेशल मटेरियल्स चाहिए, और फोर्जिंग एबिलिटी को लेवल अप करने के लिए भी नए मटेरियल्स ट्राई करने होंगे। अगले आधे घंटे तो घूमते हुए खरीदारी करता रहा। कहीं ठीक ठाक मिनरल्स थे, कहीं फोर्जिंग में हेल्प करने वाली स्पेशल मेटल्स। स्पिरिट साथ साथ गाइड करता रहा, तो पैसा खर्च करता रहा। घूमते घूमते आखिर में तेरे बैग में मटेरियल्स भर चुके थे, और वो 230 स्नैक्स भी काफी हद तक खर्च हो चुके थे। 2 किलो से भी कम मटेरियल्स देखकर तू हल्के से आ भरा। ये फोर्जिंग प्रोफेशन सचमुच खर्चीला है। पर तभी जाने ही वाला था कि स्पिरिट ने फिर आवाज दी, इस बार पहले से भी ज्यादा गंभीर। मालिक, दाईं तरफ दूसरे क्रिस्टल केस में जो लोहा है वो जरूर खरीद लो। तूने चौंक देखा, वो एक काला, थोड़ा रस्टेड, मुट्ठी भर लोहे का टुकड़ा था, सतह पर जंग लगी हुई। देखने में सड़क किनारे फेंकी बेकार चीज लग रहा था, पर उतना ही ज्यादा तुझे उस पर शक हुआ। तू सीधे काउंटर पर गया, सीधा पूछा, ये टुकड़ा कितने में? मिडिल एज शॉपकीपर तेरा सवाल सुनकर उत्साहित हो गया। वो शुरू हो गया बड़ी बड़ी बातें। ये साधारण लोहा नहीं है, ये रेयर ओर है, 10 गोल्ड कॉइन्स। तूने बीच में ही रोक दिया। शॉपकीपर का चेहरा उतर गया। फिर भी प्राइस बढ़ाने की कोशिश की, और तू बस पलटकर चलने लगा। तभी वो घबरा गया, तुझे रोका। ठीक है, 10 गोल्ड कॉइन्स ही सही, रुक जाओ। डील कंप्लीट होने के बाद तूने वो रस्टेड आयरन पकड़ लिया। कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसमें। तूने मन ही मन स्पिरिट से पूछा, ये वाकई कुछ खास है? स्पिरिट ने बिना देरी जवाब दिया, मालिक, इसका नाम है सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन। इससे फोर्ज करने से कम एक सोलपन जरूर बनेगा। तेरे कदम रुक गए, सांस भी थोड़ी अटकी। कम से कम एक सोल वेपन, ये 5 शब्द बड़ा वजन रखते थे। तूने फिर उस टुकड़े को देखा, नजरें पूरी तरह बदल गई। अभी खर्च किए गोल्ड कॉइन्स इस चीज के मुकाबले तुच्छे लगने लगे। सोचने लगा, घर जाकर इसे कैसे इस्तेमाल करें, कि तभी एक व्यंग्यात्मक आवाज कान में भी, ये तो युन फैमिली का घर जमाई सो युन नहीं है? जैसे ही तू युन स्टोरेज ट्रेजर हॉल से वो सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन लेकर निकला, तुझे अपनी खुशी सेलिब्रेट करने का मौका भी नहीं मिला कि एक जानबूझकर तेज की गई हंसी पास से आई। आने वाला था लिन फैमिली का सेकंड सन, लिनहे। युन फैमिली और लिन फैमिली यूनहे सिटी में हमेशा से एनिमीज रहे हैं। ये लड़का अपने रुतबे की बदौलत बहुत बदमाश था। तुझे अकेला देखकर वो अपने आदमियों के साथ घेरने आ गया। बार बार घर जमाई, यून फैमिली का बेकार जैसे शब्द चिल्लाकर सबका ध्यान खींच रहा था। तुझे उससे बात करने का मन नहीं था। तू मुड़कर जाने ही वाला था कि अगले ही पल उसके पास खड़े एक मोटे तगड़े आदमी ने रास्ता रोक लिया। जोर से धक्का मारा। तेरे कमर में बंधा मटेरियल बैग जमीन पर गिर गया। तू झुककर उठाने ही वाला था कि लिनही ने पहले पैर से बैग को दबा दिया, फिर सबके सामने अजीब हरकत करते हुए बोला, उठाना है तो मेरी टांगों के बीच से निकल। उसके साथ के आदमी हंसने लगे। तूने उसे एक नज़र देखा, बिल्कुल शांति से बस इतना कहा, इतना दिखाना ही चाहते हो तो दिखाते रहो। बात खत्म होते ही बिजली चमकी। अगले पल तेरे पैरों के नीचे पीली बिजली फूट पड़ी, सीधा लिनहे की टांगों के बीच लगी। एक साफ धमाके की आवाज आई। लिनहे पूरा उछलकर हवा में गया, दूर काउंटर पर जाकर गिरा। दोनों हाथों से दर्द की जगह पकड़े दर्दनाक चीख मारता रहा। पूरा हॉल हैरान रह गया, पर उसके आदमी गुस्से में तेरी तरफ दौड़े। सबसे आगे वाला भारी भरकम आदमी मुक्का मारने ही वाला था कि तू हल्का सा साइड में हटा, फिर पलटकर बिजली से भरा एक पंच उसके पेट में मारा। उसे 1.8 मीटर के भारी शरीर को उड़ा दिया। बाकी लोग भी घेरने आए, पर तू टालने की तकलीफ भी नहीं करा। थंडर गॉड बॉडी की तू बस झुककर मटेरियल बैग उठाया, धूल झाड़कर कमर में बंधा, फिर शांति से कहा, हॉल के लोगों को बता दो। डैमेज उसी से लो और मुड़कर चल दिया। जब तक तेरी शैडो दरवाजे से गायब नहीं हुई, हॉल में मौजूद लोग जैसे नींद से जागे, हैरानी से जमीन पर तड़पते लिन ही और उसके आदमी को देख रहे थे। किसी को नहीं पता था कि हमेशा दबदबा दिखाने वाला लिन है तेरे एक ही किक से हार जाएगा।
ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि उसके साथ के निंग सोल रेलम ग्रेट परफेक्शन वाले आदमी भी तेरे सामने ठीक से लड़ भी नहीं पाए। पर ये झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ था। तू ट्रेडिंग स्ट्रीट से बाहर निकलते ही आसमान तेजी से काला हो गया। पहले से ज्यादा साफ ना होने वाला मौसम अब बिजली कड़कड़ाहट के साथ पूरी तरह अंधेरा हो गया। जल्दी ही हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क पर लोग तितर बितर होने लगे। तूने भी अपनी स्पीड बढ़ाई, फेमिलियर गलियों से होते हुए यून फैमिली की तरफ भागने लगा। पर जैसे ही तू स्ट्रीट में घुसा, हैमर स्पिरिट की चेतावनी अचानक तेरे कानों में गूंजी, संभल जा। तेरा दिल एक पल के लिए धड़का, पर पैर पहले ही नीचे गिर चुका था। नीचे मिट्टी, जबरदस्त धमाका, मिट्टी और पत्थर उड़ गए। भले तू तेजी से रिएक्ट किया, फिर भी इम्पैक्ट ने तुझे खून की उल्टी करा दी। पर तुझे सांस लेने का मौका मिलने से पहले जंगल के दोनों तरफ से पेड़ों की टहनियों जैसी तेज स्वॉर्ड्स बारिश में घुलकर आने लगी। तू जमीन से पुश देकर हवा में उछलकर पहली राउंड बच गया। और उछलते वक्त ही एक कोल्ड स्वॉर्ड ठीक तेरे मुश्किल एंगल पर आ गई। साफ था इसके पहले से प्लानिंग थी, कोऑर्डिनेटेड अटैक। तूने जबरदस्ती थंडर गॉड बॉडी एक्टिवेट किया। हवा में ही स्वॉर्ड को जोरदार बिजली से काट दिया। पर पैर जमीन पर लगते ही जंगल के दोनों तरफ से कई ब्लैक रोब्ड मास्क्ड फिगर्स निकल आए, हर एक हाथ में तलवार चाकू लिए हुए, किलिंग इंटेंट से भरे। तूने बिना कोई देर किए हैमर निकाला। वो छोटा हथौड़ा फौरन फूटकर 2 मीटर के जाइंट हैमर में बदल गया। तूने एक चक्कर में हैमर घुमाया, उसके ऊपर की बिजली फूट गई। आगे बढ़ते लोगों को पीछे धकेल दिया। तूने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सामने वाले नेता ने सिर्फ 4 शब्द कहे, तुझे मारने आए हैं। बात खत्म होते ही उसने तलवार भारी करके, पर वो गलत आदमी से भिड़ गया था। तेरी नजरें ठंडी हो गई। तूने डायरेक्टली थंडर हैमर एबिलिटी एक्टिवेट की। हैमर की थंडर पावर 3 गुना बढ़ गई। अड्डे पर एक जोरदार वार, हैमर और सॉर्ड टकराए, दहाड़ती हुई बिजली लकड़ी के बीच फैल गई। नेता पूरी चीख भी नहीं निकाल पाया कि पूरा शरीर हैमर के साथ उड़ गया। हवा में ही एनर्जी खत्म हो गई। बाकी लोगों का रंग उड़ गया, पर तूने उन्हें रिएक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। अगले पल तूने हैमर उठाकर पास के 2 लोगों पर सीधा वार किया। 2 धड़ाम की आवाजें आईं। वे दोनों बिजली की एनर्जी में पूरी तरह खत्म हो गए। बाकी बच्चे लोग पूरी तरह टूट गए, पलटकर भागने लगे। पर जंगल का रास्ता ही हैमर और थंडर गॉड बॉडी के लिए सबसे मुनासिब फील्ड था। तेरे पैरों के नीचे बिजली चमकती रही। तू भूत की तरह उनके पीछे भागा, एक एक करके सबको खत्म कर दिया। कुछ ही देर में पूरी गली एनर्जी से लाल हो चुकी थी। आखिर में सिर्फ वो नेता बचा, पेड़ के नीचे बैठा, डर से भरा, तुझे कदम कदम पास आते देख रहा था। आखिर में वो टूट गया, दया मांगने लगा। तूने सुनकर बस इतना कहा, समझ गया। उसे लगा शायद बच जाएगा, पर अगले पल तू पलटा, और उसी वक्त तेरा हैमर उसके सीने पर हॉरिजॉन्टल वार करके गया, बुरी तरह घायल कर दिया। क्योंकि तूने कभी उसे छोड़ने का वादा नहीं किया था। तेरे दादा ने पहले ही सिखाया था, इस दुनिया में दुश्मन के लिए कोई दया नहीं होती। जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, उसे रोक देना ही ठीक है। बारिश तेज होती जा रही थी। तू एनर्जी की बची निशानियों के बीच खड़ा यून फैमिली की दिशा देख रहा था, आंखों में सिर्फ ठंडा किलिंग इंटेंट। यून लिंगवांग ने बार बार ऐसे डेथ अटेम्प्ट्स किए। ये हिसाब अब पूरी तरह चुकाना ही था। पर तुझे ये भी पता था, अभी उसे मारना पॉसिबल नहीं, क्योंकि तू ही पहले मर सकता था, क्योंकि ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग था, और ये यून फैमिली का टेरिटरी भी था। इसलिए घर लौटकर तूने कुछ बताया नहीं, न ही सीधा यून यान के पास गया, बल्कि चुपचाप कमरे में वापस आ गया। तेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और स्ट्रॉन्गर बनना। तूने पहले पानी से नहाकर बारिश और लड़ाई की थकान धोई, फिर आधे घंटे मेडिटेट किया। थंडर गॉड बॉडी की जबरदस्त रिकवरी पावर से चोटें जल्दी ठीक हो गईं। फिर तूने यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल से खरीदे मटेरियल्स टेबल पर एक एक करके रखे। फिर से फोर्जिंग शुरू की। पर इस बार लक तेरे साथ नहीं थी। तूने बारी बारी स्नैक्स और मटेरियल्स हैमर को देते रहा, पर पहले 5 फोर्जेस, जिनकी वैल्यू तेरे मटेरियल कॉस्ट से भी कम निकली, तेरा मुंह भी बिगड़ने लगा। मन में शक होने लगा कि स्पिरिट तुझे धोखा तो नहीं दे रहा। आखिर अगर एडिशनल मटेरियल्स इस्तेमाल ना करते और सिर्फ स्नैक्स से ही फोर्ज करता, तो तू आराम से 10 से ज्यादा लो ग्रेड वेपन्स बना लेता। छठी बार जाकर कुछ बदला। जैसे ही हैमर ने आखिरी वार किया, ब्लैक पैटर्न शार्प ऑरा वाला एक काला स्वॉर्ड ब्लेड तेरे सामने आया। हाई ग्रेड वेपन। तूने राहत की सांस ली। हाई ग्रेड वेपन की वैल्यू लो ग्रेड से कहीं ज्यादा थी, और सबसे बड़ी बात, इसे हाथ में पकड़ने का फील भी बिल्कुल अलग था। घुमाकर देखा तो साफ महसूस हुआ कॉम्बैट पावर का बढ़ना। पर तुझे पता था ये सब बस शुरुआत थी। असली हाईलाइट तो बाकी बची वो सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन थी। स्पिरिट पहले ही कह चुका था, इससे कम से कम एक सोल वेपन बनेगा। तूने गहरी सांस ली, बाकी की सारी अटेंशन उसी पर लगा दी। इस बार हैमर गिरते ही आवाज पहले से एकदम अलग थी। कानों को चीरती मेटल क्लैश की आवाज कमरे में गूंजती रही। आग जैसी रोशनी तेज होती गई, हवा में सोल पावर भी खींची जाने लगी। छोटा सा वक्त लगा तो जैसे बहुत लंबा हो गया। आखिर में एक फायरवर्क जैसी रोशनी फूटी। गहरी और मजबूत सोल पावर वेव के साथ एक सिल्वर कलर्ड लॉन्ग स्पीयर धीरे धीरे उभर आया। स्पीयर की बॉडी सिल्वर वाइट गोल्ड पैटर्न से लिपटी, टिप में गहरी चमक। सिर्फ एक नजर देखकर दिल भारी हो जाता। और उसका नाम भी तेरे दिमाग में अपने आप आ गया, सिल्वर सोल स्पीयर, स्पिरिट ग्रेट सोल वेपन। ये तेरा हो चुका था। तूने हाथ बढ़ाकर पकड़ा। इंसान और वेपन के बीच एक साफ कनेक्शन महसूस हुई। वो फीलिंग कहना मुश्किल था, पर बहुत रियल था, जैसे ये स्पीयर हमेशा से तेरे हाथ के लिए ही बनी हो। तुझे इंस्टिंक्टिवली उसकी फुल पावर का अंदाजा हो गया।
अगर पूरी तरह एक्टिवेट किया जाए तो निंग सोल रेल्म छोड़ो, आम यू सोल रेल्म भी इस स्पीयर के आगे टिक नहीं पाएगा। पर तुझे खुश होने का मौका मिलने से पहले फिर एक अजीब चीज हुई। पास ही लटका हैमर अचानक तेजी से तेरे शरीर में वापस घुस गया। अगले ही पल एक जलती हुई वायलेंट एनर्जी पूरे शरीर में फूट पड़ी। वो फीलिंग ऐसी थी जैसे पूरा शरीर भट्टी में डाल दिया गया हो। खून, मांस, नसें, हड्डियां सब आग में तप रही हो। तो जमीन पर गिरकर पेट पकड़े चीख उठा, पागलों की तरह छटपटाने लगा। दिमाग दर्द और गर्मी से लगभग कंट्रोल खो चुका था। तभी दरवाजे के बाहर से यूं नीलाम की आवाज आई। शायद उसने आवाजें सुनी थी। कई बार बुलाने पर जवाब न मिलने पर वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। पहले उसने टेबल पर पड़े सोड बीट देखे, फिर जमीन पर दर्द से छटपटाते तुझे देखा। पास आकर देखने की कोशिश की, पर हाथ लगाते ही तेरे अंदर की अनकंट्रोल्ड सोल पावर ने उसे पीछे धकेल दिया। जब उसने दोबारा सिर उठाया, तू लाल आंखों से उसे घूर रहा था। वो होश में रहने वाला तो नहीं था, बल्कि पावर और इंस्टिंक्ट से लगभग वाइल्ड बन चुका इंसान था। अगले पल तो सीधा उसकी तरफ बढ़ गया। उस रात तेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, रिलीज। शरीर के अंदर लगभग फटने वाली सोल पावर को पूरी तरह बाहर निकालना। बाकी सब कुछ उस गर्मी में गुम हो गया। सुबह की रोशनी खिड़की से आई, कमरे में बिखरे कपड़ों के टुकड़ों को रोशन कर गई। तू जमीन पर बैठा उन टुकड़ों के बीच बचे निशान देख रहा था। फिर सोचा, कुछ देर पहले चुपचाप तेरे कपड़े में लिपट कर निकल गए योन येलान के बारे में। सिर घूमने लगा। तुझे लग रहा था इस बारे में उससे कैसे बात करेगा, पर सामने बिखरी ये सब चीजें। स्पिरिट ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मालिक। तू पहले हैरान हुआ, फिर अंदर देखकर समझ गया स्पिरिट क्यों धन्यवाद कह रहा है। क्योंकि तेरी सोल पावर अब सिर्फ दांतियां तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे शरीर की नसों में बह रही थी। तूने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाकर एक पंच मारा। बिना टच किए दीवार में एक मुट्ठी भर गड्ढा बन गया। सोल पावर का बाहर निकलना, यही तो यू सोल रेल्म की पहचान होती है। यानी सिर्फ एक रात में तू निंग सोल रेल्म पीक से सीधा यू सोल रेल्म में पहुंच गया। स्पिरिट ने फिर एक्सप्लेन किया, असल में सिल्वर स्टार क्लाउड आयरन में मौजूद जबरदस्त नेचुरल सोल एनर्जी को हैमर ने सिल्वर सोल स्पीयर फोर्ज करते वक्त एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर हैमर के वापस शरीर में आने के साथ एक बार में सारा वापस दे दिया। यही वजह थी कल रात एनर्जी इतनी बेकाबू हो गई थी। और यून येलान के साथ जो हुआ, वो असल में एक जबरन कंप्लीट हुआ ड्यूअल कल्टीवेशन जैसा था। तेरे शरीर की एक्स्ट्रा सोल पावर में से काफी हिस्सा उसे मिल गया, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। ये जानकर तूने राहत की सांस ली, पर उसके बाद भी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स कम नहीं हुई, क्योंकि ये सब इतना अचानक और स्ट्रेंज हुआ था। तुझे नहीं पता यून येलान का सामना कैसे करेगा। पर स्पिरिट ने फिर एक सरप्राइज दिया। हैमर की फोर्जिंग एबिलिटी अपग्रेड हो चुकी थी। अब की अल्टीमेट फोर्जिंग, हर बार एक ब्लेड बनने पर हैमर तुझे थोड़ी एनर्जी वापस देगा। और सबसे बड़ी बात, हर सोल वेपन फोर्ज करने पर 10 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। यानी सिर्फ 6 और सोल वेपन्स फोर्ज करने से तेरा सेक्रेट टावर का पुराना डेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पिछली बार अगर पिछले मालिक का डेट और स्पिरिट की चेतावनी बीच में ना आती, तो शायद तू होश खो देता। ये सीन देखकर सिर्फ फैमिली के लोग ही नहीं, आसपास खड़े यून फैमिली के मेंबर्स भी हैरान रहे। किसी ने नहीं सोचा था कि तू यून फैमिली के हॉल में दोनों फैमिलीज के सामने डायरेक्ट लिन फैमिली के लिन जोंगशान को कंट्रोल कर लेगा। लिन जोंगशान पूरी तरह गुस्से में आ गया। ये सोल रेल्म एनर्जी फूट पड़ी, बस अटैक करने ही वाला था कि यून यान ने और तेज मूव करके उसे रोक दिया, जबरदस्ती पीछे धकेल दिया। दोनों फैमिलीज का टेंशन चरम पर पहुंच गया। अगर ये यून फैमिली ना होता, लिन जोंगशान शायद जान तक लेता। पर आखिर में वो दांत पीसते हुए लिन हे की बॉडी लेकर निकल गया। जाते जाते धमकी दी, इस बात को लिन फैमिली कभी माफ नहीं करेगा। सब जाने के बाद यूनियान ने पलटकर तुझे डांटा, बहुत इंपल्सिव हो गया तू। असल में तो सिर्फ झगड़ा और कॉम्पेंसेशन की बात थी, पर तूने सबके सामने लिन ही को कंट्रोल करके पूरे लिन फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये दुश्मनी अब हमेशा के लिए पक्की हो गई। यून लिंगवांग ने भी ताना मारा, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, एक दिन डूब जाएगा। पर तूने भी उसे नहीं छोड़ा, सीधा जवाब दिया, पहले खुद की चिंता कर, किसी दिन बाहर निकलकर एक्सीडेंट हो जाए। इतना सुनते ही यून लिंगवांग का चेहरा उतर गया, क्योंकि दूसरे लोग न समझे, वो तो जरूर समझ गया। कल रात उसके भेजे लोग एक भी वापस नहीं आया, और तो बिना खरोंच के। अब तेरी ये बात सुनकर उसका मन और भारी हो गया। यून यान ने आखिर में गंभीरता से चिताया, इन दिनों बाहर मत निकलना, लिन फैमिली जरूर बदला लेगा। तूने ऊपर से कठोर बनने की कोशिश की, पर हॉल से निकलते ही सीधा कमरे में गया, फौज के वेपन्स उठाए और सीधा यून फैमिली से बाहर निकल गया। क्योंकि तेरे लिए लिन फैमिली की रिवेंज से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्गर बनना था। अगर लिन फैमिली सच में आएगा तो अच्छा है, तेरी करंट स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मौका होगा। पर लिन फैमिली को उम्मीद नहीं थी कि हॉल में लिन ही को कंट्रोल करने के फौरन बाद तू फिर बाहर निकलेगा, इसलिए इस बार रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। आसानी से फिर यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल पहुंच गया, हमेशा की तरह सीधा दूसरे फ्लोर पर गया। कल वाला क्लर्क तुझे देखते ही खुश हो गया। वजह साफ थी, कल तूने जो वेपन्स बेचे थे, खासकर वो हाई ग्रेड वेपन, कल रात ही एक छोटी ट्रेडिंग मीटिंग में बहुत बड़े प्राइस पर बिका था, उसे भी अच्छी कमीशन मिली थी। इसलिए तेरे कंधे पर लटके वेम्स बैग को देखते ही उसने बड़े उत्साह से स्वागत किया। धन देवता आ गए। तूने बिना ज्यादा बात किए डायरेक्टली पूछा, हॉल के बेस्ट फोर्जिंग मटेरियल्स देखने को मांगे। ये रिक्वेस्ट सुनते ही क्लर्क ने सीधा तीसरे फ्लोर के वीआईपी रूम में ले गया। वो जगह सिर्फ बड़े डील्स के लिए रिजर्व थी। यहाँ तक कि चाय भी नॉर्मल नहीं, बल्कि प्योर सोल पावर वाली सोल टी थी। तूने आराम से चाय पी। बॉक्स में 6 अलग अलग मटेरियल्स थे, कुछ रेयर मेटल्स, कुछ स्पेशल स्नैक्स, कुछ मिल्की वाइट जेड भी। हर चीज की ऑरा खास लग रही थी।
तो ठीक से देख भी नहीं पाया था कि स्पिरिट पहले ही बोल पड़ा, ये सारे मटेरियल्स ले लो। तूने पूछा प्राइस 30,000 गोल्ड कॉइन्स। ये नंबर सुनकर तेरा दिल एक पल के लिए धड़का, क्योंकि ये लगभग पूरे यून फैमिली के एक साल के नॉर्मल कल्टीवेशन एक्सपेंसेस के बराबर था। क्लर्क तो चुप देखकर सोचने लगा डील शायद कैंसिल हो जाए। यहाँ तक कि दी गई सोल टी को लेकर भी दिल में अफसोस होने लगा। पर तभी तूने अपना बैग खोल दिया। बैग में कुछ साधारण वेपन्स के अलावा सबसे चमकता वो ब्लैक पैटर्न शार्प हाई ग्रेड वेपन सॉर्ड रखा था। क्लर्क एक नज़र देखते ही उसकी नज़रें बदल गईं। हाई ग्रेड वेपन वैसे ही रेयर, फिर सॉर्ड टाइप हाई ग्रेड सबसे फेवरेट होते हैं कल्टिवेटर्स में। इसकी वैल्यू कभी सिर्फ नंबर से नहीं आके जा सकती। इसलिए जब तूने पूछा क्या ये काफ़ी है, तो उसने बिना सोचे डील फिक्स कर दी, कहीं तो माइंड चेंज ना कर दे। तूने वो 6 पैकेजेस पकड़े, तभी कान में फिर वो रिमाइंडर गूंजा, ये मटेरियल्स कम से कम 2 सोल वेपन्स बना सकते हैं। 2 सोल वेपन्स यानी 20 लाख पॉइंट्स। वो 6 प्रेशियस मटेरियल्स मिलने के बाद यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल के क्लर्क ने खुद से एक ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड भी दे दिया। इस कार्ड से सिर्फ यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल ही नहीं, बल्कि पूरे एम्पायर की दूसरी ब्रांचेस और रिलेटेड बिजनेसेस में भी डिस्काउंट्स मिलेंगे। तूने मना नहीं किया, क्योंकि अब जब तेरे पास हैमर फोर्जिंग एबिलिटी थी, आगे भी इस हॉल से डील करना ही था। और वो क्लर्क दिखावे में तो फ्रेंडली था, पर अंदर से शक कर चुका था, क्योंकि एक यून फैमिली का घर जमाई लगातार हाई क्वालिटी वेपन्स ला रहा है, फिर उससे मटेरियल्स ले रहा है। ये किसी साधारण इंसान से हो नहीं सकता। उसे लगभग यकीन हो गया था तेरे पीछे जरूर कोई बड़ा ब्लैकस्मिथ मास्टर होगा, पर तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तू निकल गया। पैकेज में 6 मटेरियल्स थे, एक मिल्की वाइट जेड, 2 स्पेशल मेटल्स, 3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले स्नैक्स। इनमें से सिर्फ एक चीज तो पहचान पाया, वो नीला स्नैक वाटर स्पिरिट स्टोन। ऐसे एट्रीब्यूट स्नैक्स वैसे ही रेयर होते हैं, प्योर वाटर एट्रीब्यूट एनर्जी से भरे। इनसे फोर्ज करने पर अक्सर वाटर एट्रीब्यूट ब्लेड्स बनते हैं। तूने बिना ज्यादा सोचे हैमर को फोर्ज करने के लिए कहा। रिजल्ट भी निराश नहीं किया। पहली आइटम ही एक स्पिरिट ग्रेड सोल वेपन के तौर पर आई, वाटर एट्रीब्यूट आइटम। जैसे ही वो प्रकट हुआ, कमरे का टेम्परेचर कुछ गिर गया। हवा में हल्की नमी भी महसूस हुई। ये डील घाटे वाली नहीं थी, पर अगले रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहे। तूने अगली 4 बार फोर्ज किया, पर कोई लो ग्रेड वेपन नहीं निकला। हर बार मिड ग्रेड वेपन ही मिला। पर अगर हिसाब लगाएं तो इन 4 वेपन्स की टोटल वैल्यू शायद उनके मटेरियल कॉस्ट से भी कम बैठे। मतलब इन 4 फोर्जेस में शायद घाटा ही हुआ। शुक्र है तुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले ही एक सोल वेपन निकल चुका था, और हर फोर्ज के बाद हैमर कुछ एनर्जी भी वापस दे रहा था। इतना दिखने वाला नहीं, पर तू साफ महसूस कर पा रहा था शरीर की सोल पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। सिर्फ कल्टीवेशन इफेक्ट देखा जाए तो ये फोर्जेस बेकार नहीं गए, पर स्पिरिट ने पहले ही कहा था कि ये 6 मटेरियल्स कम से कम 2 सोल वेपन्स देंगे। अभी 5 में सिर्फ एक ही निकला। तुझे शक होने लगा कि स्पिरिट धोखा तो नहीं दे रहा, पर स्पिरिट जल्दी नहीं था, बस रिमाइंडर दिया कि आखिरी आइटम अभी बचा है। वो सबसे साधारण दिखने वाला पर सबसे चमकता मिल्की वाइट जेड। तुझे लगा था इसका शेप अच्छा है और अभी कुछ खास है, पर स्पिरिट की अगली बात सुनकर तेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि उसने बताया ये कोई नॉर्मल जेड नहीं, बल्कि एक स्पेस सोल जेड है। वैल्यू में पहले 5 आइटम्स मिलाकर भी इसके बराबर नहीं। हॉल ने ये इसलिए तेरे साथ दे दिया क्योंकि उन्हें ये सिर्फ स्पेस सोल जेड और नॉर्मल स्पिरिट जेड एक ही ओरिजिन से आते हैं। दिखने में बहुत सिमिलर होते हैं, आम सोल कल्टीवेटर्स पहचान ही नहीं पाते, पर असली स्पेस सोल जेड में स्पेस एट्रीब्यूट छिपा होता है। इसकी वैल्यू नॉर्मल मटेरियल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये सुनकर तेरी नजरें उस जेड को देखते ही बदल गईं। इस बार का फोर्जिंग भी पहले से पूरी तरह अलग था। हैमर गिरते ही सामने की स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट होने लगा। कमरे की हर चीज जैसे थोड़ी कांपने लगी। फिर पहले से कहीं लंबा प्रोसेस शुरू हुआ। पूरे आधे घंटे तक हैमर फोर्जिंग लगातार होती रही। तो बोरिंग होकर सीधा बिस्तर पर बैठकर मेडिटेशन करने लगा। ये मेडिटेशन दिन से रात तक चलता रहा। आखिर में जब चांद ऊंचा हो गया, कमरे में अचानक जोर की आवाज आई। तूने आंखें खोलते ही देखा, पूरा रूम रोशनी से भर चुका था। साथ ही यूनिवर्सिटी के आसमान में अचानक बिजली कड़कड़ाने लगी। बादल बिना आवाज के छाने लगे, इतने भारी कि पूरे शहर के लोग जाग गए। पर अजीब बात यह थी, बिजली इतना कड़कड़ाई फिर भी एक बूंद बारिश नहीं गिरी। जितनी अचानक आई उतनी ही अचानक चली गई। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। बस पूरे शहर के लोग हैरान रह गए। इसी वक्त यून फैमिली के ओल्ड फैमिली हेड भी कोर्टयार्ड में खड़े ये सब देख रहे थे। उनके साथ खड़ा एक ब्लैक रोब्ड आदमी उन्हें कुछ रिपोर्ट कर रहा था तेरे बारे में। ब्लैक रोब्ड आदमी ने बताया, तूने अभी अभी लिन है को कंट्रोल किया था और फिर पैकेज लेकर दूसरी बार यून स्टोरेज ट्रेजर हॉल गया। ओल्ड फैमिली हेड की धुंधली आंखों में मुस्कान झलकी, जैसे उसे लगभग यकीन हो गया कि तेरे पास वाकई वो चीज है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। फिर ब्लैक रोब्ड आदमी ने बताया कि दूसरा ग्रुप अब मरने की कगार पर पहुंच चुका है। ओल्ड फैमिली हेड ने बस हल्के से कहा, उस तरफ प्रिपेयर होना शुरू करो, जैसे कोई पुराना बड़ा प्लान अब पूरा होने के करीब हो। इतना कहकर उसने बर्ड केज में बैम्बू पिन से गोल्ड स्पैरो की पंख छेद दी। उसकी दर्द भरी चहचहाहट सुनते हुए भी चेहरा पूरी तरह शांत रहा। इधर तेरे कमरे में कुछ और ही सीन बना हुआ था। हैमर इस बार जो फोर्स करके लाया वो कोई सोर्ड, स्पीयर या एक्स नहीं था, बल्कि एक मिल्की वाइट ट्रांसपेरेंट जेड रिंग। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, हैमर ने जो मैसेज भेजा, बस एक ही शब्द, हेवन लेवल सोल वेपन। हेवन लेवल सोल वेपन यूनिवर्सिटी में तो छोड़ो, पूरे तियानचान एम्पायर में भी शायद ऐसी दूसरी चीज ना मिले। तो लगभग दौड़कर आगे बढ़ा, फौरन उस रिंग को हाथ में पकड़ लिया,
डर था कहीं देर हो गई तो ये उड़ ना जाए। जैसे ही तूने इसे छुआ, रिंग ने तुरंत ब्लड बॉन्ड की डिमांड की। तूने तेजी से उंगली काटकर ब्लड रिंग पर डाल दिया। ब्लड अब्जॉर्ब होते ही एक बहुत साफ कनेक्शन बन गई। ढेर सारी इंफॉर्मेशन तेरे दिमाग में उतरने लगी। ये स्पेस सोल वेपन सच में एक बेहद रेयर आइटम था। इसके अंदर एक अलग स्पेस मौजूद था जिसमें कुछ भी रखा जा सकता था, यहाँ तक कि लिविंग क्रीचर्स भी। सिर्फ इतना ही, इसकी वैल्यू, इसके साथ 3 सोल स्किल्स भी थे। पहला, पोजीशन स्वैप। 30 मीटर रेंज के अंदर किसी भी लिविंग क्रीचर से इंस्टेंटली जगह बदल सकता है, पर हर बार इस्तेमाल के बाद आधे महीने का कूलडाउन। दूसरा, स्पेस एंट्री। थोड़ी देर के लिए वर्चुअल स्पेस में जा सकता है। अगर सोल पावर इस्तेमाल ना करें तो लगभग 15 मिनट्स तक रह सकता है। तीसरा, स्पेस शैटर। ये तभी अनलॉक होगी जब तू हेवन सोल रैम तक पहुंचेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़कर तेरी सांसें लगभग रुक गईं। स्पेस सोल वेपन अपने आप में एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, ऊपर से 3 सोल स्किल्स। ऐसी चीज पहले सिर्फ पुरानी किताबों में पढ़ी थी, आज सच में तेरे हाथ में आ गई थी। पर तुझे इस खुशी को पूरी तरह महसूस करने का मौका मिल से पहले स्पिरिट ने अजीब टोन में चिताया। अभी अभी स्पेस सोल जेड ने लगभग थंडर ट्रिबुलेशन खींच लिया था। भले ज्यादातर एनर्जी फैल गई, पर बची हुई। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करे, हैमर फिर से तेरे शरीर में वापस घुस गया। अगले ही पल वही जानी पहचानी पर खतरनाक जलन तेरे शरीर में फूट पड़ी। पिछली रात जैसा ही फील था, बल्कि उससे भी बुरा। पूरा शरीर मानो आग से भर गया। मांस, हड्डियां, नसें, अंग सब कुछ जैसे तेजी से हिल रहे हों। तू फिर से चीख उठा, जमीन पर पलटता रहा, पर इस बार तुझे अकेले ही ये सब सहना पड़ा। ये प्रोसेस पूरी रात चलता रहा। आखिर सुबह की हल्की रोशनी दिखते दिखते वो जलन धीरे धीरे कम होने लगी। तू जमीन पर पसीने से लथपथ लेटा था, पूरा शरीर जैसे निचोड़ लिया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर में बिस्तर तक पहुंचने की ताकत भी नहीं बची। तू वहीं बेहोश हो गया। इतनी डीप नींद आई कि पूरा एक दिन रात सो गया। जब उठा, यूनली दरवाजा तेजी से खटखटा रही थी। उसकी आवाज में परेशानी साफ थी। तू पहले नींद में था, पर जैसे ही सुना आज अपर सेक्स सिलेक्शन है, तू तुरंत जाग गया, उछलकर खड़ा हो गया। जल्दी जल्दी यू सोल रेल्म स्मॉल सक्सेस से सीधा यू सोल रेल्म ग्रेट सक्सेस में पहुंच गया। यानी उस रात का दर्द भले खतरनाक था, पर उसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट भी थी। पर तुझे अभी खुश होने का वक्त नहीं था, क्योंकि अपर सेक्स सिलेक्शन शुरू हो चुका था। अगर अब न गया तो पहले पाया हुआ कोटा बेकार जाएगा। तू तेजी से यून फैमिली के दरवाजे तक पहुंचा। वहां यून यान, यून लिंगवांग और बाकी सीनियर मेंबर्स पहले से खड़े थे। यून लिंगवांग तुझे देखते ही फिर ताना मारा। तूने ध्यान नहीं दिया, सबको रिस्पेक्ट दिखाई। यून यान ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बताया कि ओल्ड फैमिली हेड की हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए इस बार वो लीड करेंगी। फिर सबको लेकर निकल पड़ी। रास्ते में तूने यून और उसने बस एक नज़र देखी। आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेटेड भाव थे। फिर नजरें फेर ली, वापस अपने हमेशा वाले ठंडे भाव में। तुझे मजबूरन चुप रहना पड़ा। साफ था पिछली रात की बात उसे इतनी आसानी से भूलने नहीं थी। अपर सेक्स सिलेक्शन की जगह थी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल स्क्वायर में। जब सब पहुंचे, वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी, बाहर तक वॉचर से भरा हुआ। ब्रिज पार करके सेंट्रल स्क्वायर में पहुंचते ही तूने कई जानी पहचानी फेसेस देखी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था लिन फैमिली, खासकर लिन जोंगशान। जब से तूने सबके सामने लिन ही को कंट्रोल किया था, उसका मर्डर इंटेंट बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर से तूने प्रॉब्लम सॉल्व करने के फौरन बाद फिर घर से बाहर निकलकर उसके गुस्से में और आग डाल दी थी। बाद में उसने खुद 2 दिन रात यून फैमिली के बाहर वेट किया, पर तू बाहर ही नहीं निकला। उसकी आंखें रेड हो गई इंतजार में। अब तुझे देखते ही उसकी नजरें लगभग खाने वाली थीं, पर तूने बस एक हल्की नजर लिन फैमिली की तरफ डाली। ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। ये पूरी तरह इग्नोर करना धमकी से भी ज्यादा उसे भड़का गया, पर सिलेक्शन की जगह पर वो अपना गुस्सा दबाने पर मजबूर था। जल्दी ही यूमतियान सेक्ट के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर पहुंचे। ब्लैक हेयर्ड मिडल एज्ड मैन ने रूल्स एक्सप्लेन करना शुरू किया। इस बार सिलेक्शन दो, कुल 580 लोग। पहला राउंड 2-0-2-0 के ग्रुप्स में होगा। पहले क्रिस्टल बॉल से सोल पावर टेस्ट, टॉप 5 रुकेंगे, फिर उनके बीच डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। आखिर में सिर्फ 2 ही क्वालिफाई करेंगे। रूल सुनते ही बहुत से लड़के लड़कियों का रंग उड़ गया, क्योंकि इसका मतलब था 20 में से सिर्फ 2 बचेंगे। एलिमिनेशन रेट बहुत ज्यादा थी। पहला ग्रुप जल्दी शुरू हुआ। यून फैमिली के यून जी भी उसमें था। परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, पर आखिरी राउंड में हार गया, सिर्फ एक स्टेप दूर रह गया। यून यान और बाकी लोगों को अफसोस हुआ, पर लिन फैमिली के लोग ये मौका देखकर प्रोवोक करने लगे। यून फैमिली के लोग गुस्से में तन गए। दूसरा ग्रुप में डोंग फैमिली का नंबर 1 टैलेंट डोंग क्यानलोंग भी था। वो स्टेज पर आते ही अपनी पावर दिखाने लगा। क्रिस्टल बॉल की लाइट पिलर लगभग 5 मीटर तक पहुंच गई। पूरा अरेना हैरान रह गया। इससे भी ज्यादा दम करने वाला था दूसरा राउंड। कंपैरिजन में उसने अकेले ही बाकी चारों को हरा दिया, इतनी आसानी से जैसे बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हो। डोंग फैमिली के लोग बहुत गर्व से भर गए। बाकी लोग भी समझ गए असली टॉप टैलेंट किसे कहते हैं। फिर तीसरे ग्रुप की बारी आई। इस ग्रुप में लिन फैमिली का नंबर 1 टैलेंट लिन फेंग भी था, और तू भी। लिन फेंग जैसे ही स्टेज पर आया, पूरा एरिना तालियों से गूंज उठा। वो लिन जोंगशान का सबसे फेवरेट बेटा था, इस पीढ़ी का सबसे स्ट्रॉन्ग यंग टैलेंट। तेरे साथ खड़े होने से तो भी फौरन अटेंशन का दूसरा सेंटर बन गया, क्योंकि तूने लिन ही को मार डाला था। पूरा लिन फैमिली तुझसे बदला लेने के लिए बेताब था। टेस्ट शुरू होते ही तूने पहले ही पल पूरी सोल पावर नहीं डाली। ऐसा नहीं कि तू डर रहा था,
बल्कि तुझे लग रहा था तेरा करंट यू सोल रेलम ग्रेट सक्सेस लेवल, ऊपर से थंडर गॉड बॉडी की पावर अगर पूरी डाल दे तो सामने का क्रिस्टल बॉल शायद फट जाए, इसलिए शुरू में सिर्फ थोड़ी सी सोल पावर डाली। इसलिए तेरे सामने वाला लाइट पिलर शुरुआत में आधे सेकंड में ही रुक गया। लिन फेंग ये देखकर हंसा, समझा तू सच में कुछ खास नहीं, ऊपर से ताना भी मारा कि तूने उसके भाई को गंदे तरीके से मारा। बाहर बहुत लोग हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे तो इतना पीछे क्यों है, पर अगले ही पल तूने पूरी पावर छोड़ दी। धड़ाम तेरा लाइट पिलर जैसे वॉल्केनो फूट पड़ा। सेकंड्स में लिन फेंग वाले पिलर को पार कर गया, फिर आगे बढ़ता गया। 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, आखिर में लगभग 10 मीटर तक पहुंच गया। पूरा एरिना हैरान रह गया। ऊपर बैठे तीनों यून तियान सेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भी स्टन रह गए, क्योंकि 5 मीटर ही टैलेंट की सीमा नहीं जाती है। 20 साल से पहले 5 मीटर पार करने वाले रेयर होते हैं, पर तू सीधा 10 मीटर की तरफ जा रहा था। लिन फेंग पूरी तरह हकाबाका रह गया, यकीन नहीं कर पा रहा था। अपने लाइट पिलर को कोशिश करता रहा, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी कड़क की आवाज के साथ तेरे सामने वाला क्रिस्टल बॉल लोड सह नहीं पाया, फट गया, चकनाचूर हो गया। लिन फेंग फौरन इस मौके को पकड़कर चिल्लाया, इसका क्रिस्टल बॉल खराब है, ये टेस्ट काउंट नहीं होता। बहुत से लोग भी सोचने लगे शायद टेस्ट में कोई गड़बड़ हुई, पर ऊपर बैठे तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स की रिएक्ट बिल्कुल अलग थी। वो तुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बेशकीमती खजाना मिल गया हो। बात करने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका था। आखिर में ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन ने अनाउंस कर दिया, सुयुन ग्रुप 3 में फर्स्ट, डायरेक्टली क्वालिफाइड। लिन फेंग गुस्से में प्रोटेस्ट करने लगा, क्या यून तियान सेट बायस्ड फैसले ले रहा है, क्या ये अनफेयर नहीं है? पर वो जिससे बात कर रहा था वो यून तियान सेट का रिप्रेजेंटेटिव था। तीनों ने ठंडी नजर से देखते हुए बस इतना कहा, तू है क्या चीज, और वो सहम गया, आगे कुछ नहीं बोल पाया। इस पल सबको समझ आ गया, तेरा क्रिस्टल बॉल खराब नहीं था, बल्कि तेरी बहुत ज्यादा पावर की वजह से वो टूट गया। तो नीचे उतरा तो यून यान खुशी से मुस्कुरा रही थी, बस तेरी तारीफ करती रही, बहुत ट्रिक लगाई। यून यान चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। बाद में लिन फेंग भी कंपैरिजन में बाकी सबको आराम से हराकर क्वालिफाई हो गया, पर तेरे सामने उसकी जीत की चमक फीकी पड़ गई। पहला राउंड आगे बढ़ता रहा। इस बीच जब यून एलान स्टेज पर आई, फिर से बड़ी सेंसेशन हुई, क्योंकि उसका लाइट पिलर सीधा 7 मीटर तक पहुंच गया, बाकी सबसे बहुत आगे। ये रिजल्ट देखकर बहुत लोग तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। एक लगभग 10 मीटर छू रहा था, दूसरा आराम से 7 मीटर, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। पहला राउंड खत्म हुआ, सिर्फ 62 लोग बचे। फिर दूसरा राउंड रियल कॉम्बैट टेस्ट शुरू हुआ। ब्लैक हेड मिडल एज्ड मैन ने टेबल और क्रिस्टल बॉल्स हटाकर 7 यून तियान सेक्ट के स्पेशल कॉम्बैट पपेट्स लगाए जो सफेद। वो होगी फर्स्ट स्टेज क्लियर। ये पपेट्स देखकर कई युवा पहले कॉन्फिडेंट थे कि इतना मुश्किल नहीं होगा, पर पहला ग्रुप 7 लोगों के स्टेज पर आते ही रियलिटी ने उन्हें सबक सिखा दिया। एक फायर पपेट ने अटैक इतनी तेजी से शुरू की कि उन्हें ऑर्गेनाइज होने का मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 2 मिनट में 7 को रिंग से उड़ा दिया गया। वाटर क्रिस्टल तो छोड़ो, कोई रीजनेबल काउंटर अटैक भी नहीं कर पाए। ये देखकर तेरा चेहरा बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड सा था। इससे लिन फिंग का चेहरा और तन गया, डैम ये चूहा। तभी ऊपर बैठे ब्लैक हेड मिडिल एज मैन ने फिर बोला, ग्रुप 3 सुयुन। सिर्फ पहला नाम आते ही पूरे एरिना की नजरें फौरन तेरी तरफ खिंच गईं। पहले सोल पावर टेस्ट में जो तूने क्रिस्टल बॉल को लगभग 10 मीटर तक धकेल कर तोड़ दिया था, वो अकेला काफी था तुझे सबकी नजरों में लाने के लिए। और अब रियल कॉम्बैट टेस्ट में सब देखना चाहते थे तो कितनी हद तक कर सकता है। लिन फेंग भी ठंडी हंसी दे रहा था। उसकी नजरों में तेरा वो सोल पावर टेस्ट सिर्फ दिखावा था। असली कॉम्बैट पावर पपेट से पता चलेगी। अगर तूने झूठ बोला तो अब सब सामने आ जाएगा। इतनी जल्दी मेरी बारी। तूने सिर उठाया, रिंग पर खड़े कॉम्बैट पपेट को देखा, धीमे से बड़बड़ाया, कितना फोर्स रखूं कि ये टूटे ना। आखिर में तुझे खुद ही तकलीफ लगी, सिर हिलाकर सीधा स्टेज पर चढ़ गया। जल्दी ही तेरे साथ बाकी 6 युवा भी रिंग पर आ गए। यूजुअल प्रैक्टिस के हिसाब से ब्लैक हेड मिडिल एज मैन शुरू करने वाला ही था कि तूने अचानक हाथ उठाकर रोक दिया। एक सवाल पूछ सकता हूँ पहले? मिडिल एज मैन को तेरे प्रति एक अलग इंप्रेशन था? ना नहीं किया, मुस्कुराकर पूछा। क्या पूछना है? तूने रिंग पर खड़े कॉम्बैट पपेट को देखा, बड़े सीरियस अंदाज में पूछा। अगर गलती से टूट गया तो क्या इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी? ये सुनते ही पूरा अरीना स्टन रह गया। फिर बहुत लोगों के चेहरे पर अजीब भाव आ गया। तोड़ना? ये तो यून तियान सेक्ट का कॉम्बैट पपेट है। इसे साधारण निंग सोल रेल्म ही नहीं, आम यू सोल रेल्म भी नहीं संभाल पाता, और तू ये सोच रहा है कि तोड़ देगा? लिन फेंग ठंडी हंसी से बोला, बकवास सपना। पर तूने उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दिया, बस ब्लैक हेड मिडिल एज मैन को देखा। सच में आंसर का इंतजार करता रहा। मिडिल एज मैन पहले हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, अगर सच में तोड़ दे तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं। तो ये सुनकर रिलैक्स हो गया। पर ही मिडिल एज्ड मैन ने बस अब टाइमर शुरू कहा ही था कि रिंग पर एक तेज धमाके की आवाज हुई। इतनी अचानक और तेज थी कि मिडिल एज्ड मैन भी एक पल के लिए चौंक गया। नीचे बैठी भीड़ भी स्टंट होकर स्टेज की तरफ देखने लगी, और फिर सबका चेहरा एक साथ जम गया, क्योंकि तू पहले ही उस पपेट के सामने खड़ा था, और जो पहले पूरी तरह साबुत पपेट था वो अब जमीन पर टूटा पड़ा था, पूरा वुडन बॉडी तोड़ा हुआ। ऊपर लगे सफेद क्रिस्टल्स बिखर कर गिर चुके थे। सचमुच एक ही पंच में तोड़ दिया। पूरा अरीना पहले सन्नाटे में, फिर वेव जैसे शोर में बदल गया। एक एक करके हैरानी, अविश्वास से भरी नजरें तुझ पर आ गईं। कई लोग अपनी आंखें मल रहे थे, जैसे जो देख रहे हों उसे मनने की हिम्मत ही ना हो। पर वो टूटा हुआ पपेट और बिखरे क्रिस्टल सामने ही तो पड़े थे,
कोई झूठ नहीं था। ब्लैक हेयर मिडिल एज्ड मैन भी शॉर्ट साइलेंस के बाद संभला। तुझे देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था क्या कहे। आखिर में तूने ही पहले कहा। मानो वो माइंड चेंज ना कर दे, इसीलिए याद दिलाया। आपने कहा था कॉम्पेंसेशन नहीं देना। ये सुनते ही मिडिल एज्ड मैन और उसके पीछे खड़े दोनों लोग भी हंसी दबा नहीं पाए। ये लड़का सचमुच एक मॉन्स्टर है। तभी अरीना में एक और तेज चिल्लाहट गूंजी। इम्पॉसिबल, ये बेकार आदमी जरूर चीट कर रहा है। सबकी नजरें आवाज की तरफ मुड़ी। बोलने वाला लिन फेंग ही था। वो अभी अभी खुद उस कॉम्बैट पपेट से भिड़ चुका था, इसलिए अच्छे से जानता था वो कितना खतरनाक था। इसीलिए वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था कि तूने असली पावर से पपेट तोड़ा। पर जितना ज्यादा वो चिल्लाया, आसपास के लोग उसे उतनी अजीब नजरों से देखने लगे, क्योंकि रियलिटी सामने थी, कितना भी मुकर ले। ब्लैक हेयर्ड मिडिल एज मैन तीनों ने उसे देखा तक नहीं, सीधा अनाउंस कर दिया, सो यून क्वालिफाइड। जैसे ही तू नीचे उतरा, बाकी 6 भी बच्चे पपेट से गिरा दिए गए। इन दोनों को कंपेयर करके एरिना में मौजूद सब समझ गए, ये पपेट वीक नहीं था, बल्कि तू ज्यादा स्ट्रांग था। यूनियान तुझे वापस आते देख हंसते हुए बोली, तो दिन ब दिन वियर्ड होते जा रहा है। तो पलटकर आंखें घुमाई, सोचने लगा ये किस तरह की तारीफ है। खैर, तेरे उस पपेट को तोड़ देने के बाद रूल्स फिर से बदलने पड़े। ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन को अनाउंस करना पड़ा, अगले कॉम्बैट स्टेज में हर ग्रुप 6 लोगों का होगा। ये सुनकर सब फिर तेरी तरफ देखने लगे। सिर्फ 2 राउंड्स में तो पहले ही 2 बार रूल्स बदलवा चुका था। ऐसी बात अपर सेक्ट सिलेक्शन में शायद कभी सोची भी नहीं गई होगी। इसके बाद कॉम्बैट टेस्ट आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। तेरे और लिनफेंग के बाद डोंग फैमिली के नंबर 1 टैलेंट डोंग तियानलोंग भी पॉपेट से सक्सेसफुली क्रिस्टल तोड़कर क्वालिफाई किया। इसके बाद और भी कई लोग पास हुए, जिनमें युन इलान और युन लियाओ भी शामिल थीं। इस तरह पहला स्टेज पूरी तरह खत्म हुआ। आखिर में जो असली क्वालिफाई हुए वो सिर्फ 9 लोग थे। इनमें से यून फैमिली के 3 थे। इस रिजल्ट से पूरे अरीना की नजरें यून फैमिली पर टिक गईं, क्योंकि इस बार सिर्फ कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, बल्कि पूरे 3 लोग क्वालिफाई हुए। इससे भी बड़ी बात, बहुत से लोग जानते थे यून फैमिली का पहले नंबर 1 टैलेंट माना जाने वाला यून फेंग इस बार आया ही नहीं था। अगर वो भी होता तो शायद और भी लोग क्वालिफाई होते। इस वजह से यूनियान और बाकी सीनियर यून फैमिली मेंबर्स की गर्व से पीठ सीधी हो गई। चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। यून फैमिली कई सालों बाद ऐसे किसी ओकेजन में इतना प्राउड महसूस कर रहा था। बेशक किसी को खुशी थी तो किसी को गुस्सा। जैसे यून लिंगोंग, उसकी बेटी यून लियाओ भी क्वालिफाई हुई थी, पर बाकी 2 क्वालिफाई करने वाले तू और यून यिलान थे, जो कि उसे सबसे कम पसंद करने वाले लोग थे। साथ ही अभी बिस्तर पर पड़े सांसें रोके हुए यून फेंग की याद आते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। अगर हालात इस तरह के ना होते तो वो शायद तुझसे डायरेक्ट भिड़ जाता, पर सिलेक्शन अभी खत्म नहीं होता। ऊपर से ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन फिर बोला, अब आएगा सेकंड राउंड का आखिरी स्टेज, यानी इस सिलेक्शन का फाइनल कॉम्बैट टेस्ट। सिर्फ इसे पास करने पर ही तुम यून तियान सेक्ट के ऑफिशियल साइकिल्स बनोगे। ये बात सुनते ही रिंग के अंदर बाहर का माहौल फिर से एकदम बदल गया। आखिरकार फाइनल रिजल्ट आने वाला था। ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन ने कहा, अब क्वालिफाई किए गए सभी 9 लोग स्टेज पर आ जाओ। तू और बाकी 8 जल्दी ही रिंग पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन ने आगे जो रूल एक्सप्लेन किया, उसे सुनते ही सबकी नजरें बदल गईं। आखिरी स्टेज एक फ्री फॉर ऑल होगा। तुम 9 लोग एक दूसरे के ओपोनेंट हो। सिर्फ एक ही काम करना है, बाकियों को रिंग से बाहर गिराना। जो खुद बाहर गिरा वो एलिमिनेट। आखिर में जो अकेला स्टेज पर टिका रहेगा वो ही हमारा यून तियान सेक्ट का डिसाइपल बनेगा। किसी को सोचने का मौका दिए बिना उसने डायरेक्ट चिल्लाकर कहा, फ्री फॉर ऑल शुरू। 9 लोग पहले चौंके, फिर तेजी से पीछे हटे, अपनी अपनी दूरी बना ली, क्योंकि सब जानते थे ये कोई फ्रेंडली स्पारिंग नहीं, बल्कि आखिरी राउंड की जानलेवा जगह की जंग है। 9 लोगों में से 4 और खत्म होने वाले थे, पर सब एक दूसरे को टेस्ट कर ही रहे थे कि तभी एक ठंडी आवाज सबसे पहले गूंजी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था तेरा झूठ पकड़ने का, अब मिल गया मौका। यह आवाज लिन फेंग की थी। उसकी नजरें जहरीली सीधा तुझ पर टिकी थीं, उसमें गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसकी बात खत्म होते ही यून लियाओ भी ठंडी हंसी के साथ बोली, सच में अच्छा मौका है। बोलते बोलते उसने डोंग तियानलोंग को एक बहुत चार्मिंग मुस्कान दी। तियानलोंग भाई, क्यों ना पहले साथ मिलकर इस झूठे विकार को हरा दे। डोंग तियानलोंग वैसे भी फ्लर्टेशियस था। यून लियाओ का ऐसा अंदाज देखकर टिक न पाया। ऊपर से पहले राउंड्स में तेरी वजह से खुद की रोशनी फीकी पड़ने से पहले से नाराज था। अब जब यून लियाओ ने खुद इनवाइट किया, वो खुशी खुशी हाँ बोल दिया। उसके साथ डोंग फैमिली का एक और युवा भी, यून लियाओ, डोंग तियानलोंग, डोंग फैमिली का एक और युवा, चारों ने मिलकर तुझे घेरना शुरू कर दिया। ये देखते ही एरिना में शोर मच गया, क्योंकि ये चारों सिलेक्शन के सबसे स्ट्रॉन्ग यंग टैलेंट्स थे। अब वो चारों तुझे पहले निकाल बाहर करने की सोच रहे थे। यून यान का चेहरा एकदम तन गया। ठंडी नजरों से यून लिंगुआंग की तरफ देखा। अपर सेक्ट सिलेक्शन में अपनों के खिलाफ बाहरी लोगों से मिलकर लड़ना। यून लिंगुआंग, तुम बाप बेटी अभी भी खुद को यून फैमिली का मानते हो? यून लिंगुआंग मुस्कुराते हुए बस बोला, ग्रैंड एल्डर, ये बात जरा ज़्यादा हो गई। फ्री फॉर ऑल में हर कोई अपनी स्ट्रेंथ पर निर्भर है, और ओल्ड हेड ने भी कहा था, अगर सिलेक्शन में अगर ग्रैंड एल्डर इसे ऐसे लेना चाहती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। जितना केयरफ्री वो बोलता, यूनियन का चेहरा उतना ही उतरता जाता। पर ऐसी ओकेजन पर वो डायरेक्ट इंटरफेयर भी नहीं कर सकती थी।
ऊपर बैठे तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये सब देख रहे थे। उनमें से दो डायरेक्टली इंटरफेयर करना चाहते थे, पर ब्लैक हेयर मिडिल एज्ड मैन ने हाथ हिलाकर रोक दिया। इससे पहले इस लड़के ने कभी असली स्ट्रेंथ पूरी तरह नहीं दिखाई। अब देखते हैं इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर सच में संभाल नहीं पाया तो तभी इंटरफेयर करेंगे। इधर स्टेज पर स्थिति आगे बढ़ी। लिन फेंग सबसे पहले धैर्य को बैठा, ठंडी आवाज में पावर एक्टिवेट की। उसके सिर पर हरे रंग का ईगल सोल दिखाई दिया। ये उसका सोल ऑब्जेक्ट था। जैसे ही ये सोल अरीना में फिर हैरानी की चीखें उठी। ये 7th ग्रेड बीस्ट ब्लड लाइन का था, काफी अच्छा माना जाता है। इसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अर्थ सोल रेल्म पीक तक जा सकता था। ऐसा सोल ऑब्जेक्ट यून है सिटी की यंग जनरेशन में रियली रेयर। लिन फिंग भी इस एडमिरेशन को बहुत एंजॉय कर रहा था। आंखों में गर्व चमका, फिर पंजों जैसा रूप बनाकर तेजी से तेरी तरफ झपटा। बेकार, मरने के लिए तैयार हो जा। तूने पहले ही बिजली इकट्ठी की थी अटैक रोकने के लिए। पर तभी लिनफिंग का हमला जैसे ही तेरे पास पहुंचने वाला था, एक तेज फिगर पहले ही तेरे सामने आ खड़ी हुई। धड़ाम, हरा ईगल क्लॉ और एक ब्लू सोल वेव की टक्कर हुई। बिखर कर काउंटलेस एनर्जी पार्टिकल्स में बदल गया। लिनफिंग पीछे कई कदम धकेला गया, पर अटैक करने वाली भी बस थोड़ा हिली, 2 कदम पीछे हटकर संभल गई। तेरे सामने खड़ी वो और कोई नहीं, यून यीलान थी। तो उसे देखते ही एक पल के लिए चौंका, पर उसने पलटकर नहीं देखा, बस शांति से लिन फेंग और पास खड़ी यून लियाओ की तरफ देखा। उसकी नजरों में साफ था, अगर तुझे इसे छूना है तो पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। इस पल तेरे दिल में एक अजीब सी वार्मथ आई। यून लियाओ ये देखकर और ठंडी हो गई, चिल्लाई, तियानलोंग भाई, साथ में मूव करो। डोंग तियानलोंग फौरन बढ़ा। बाकी डोंग फैमिली का युवा भी पीछे पीछे आया। पल भर में तीनों की सोल पावर एक साथ फूट पड़ी। तीनों के सोल ऑब्जेक्ट्स भी सामने आ गए। यून लियाओ का था एक सिल्वर कलर लॉन्ग विप, डोंग तियानलोंग का एक पूरा जलता हुआ फायर वुल्फ, और डोंग फैमिली युवा का एक काली धारीदार लंबी स्नेक। अरीना में फिर हलचल मच गई। डोंग तियानलोंग का फायर वुल्फ भी 7th ग्रेड ब्लड लाइन था। लिन फेंग के ईगल से किसी भी हाल में कमजोर नहीं। यून लियाओ की विप और डोंग यूथ की स्नेक भी काफी इंप्रेसिव मानी जाती थी। यून येलान ने भी तुरंत वाटर ब्लू सोल पावर उभारी। साफ था, वो भी अपना सो ऑब्जेक्ट एक्टिवेट करने वाली थी। पर तभी तूने उसे रोका। येलान तूने मुस्कुराते हुए कहा, इतने अच्छों के लिए जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूँ। ये सुनते ही लिन फेंग सहित चारों गुस्से से भड़क गए। लिन फेंग चिल्लाकर फिर हवा में हल्के विंड से लिपटा हुआ झपटा। डोंग तियानलोंग की आंखों में ठंडा भाव। फायर वुल्फ गुर्राते हुए भड़क उठा। यून लियाओ की विप हवा में गूंजती हुई आई। डोंग यूथ का बैक स्नेक भी बिजली की तरह झपटा। चारों अटैक्स एक साथ तेरी तरफ आए। तूने बस धीरे से मुट्ठी कस ली, पीली बिजली हथेली से बहने लगी। इतना कहते हुए तेरा वॉइस थोड़ा रुका, होठों पर हल्की मुस्कान आई। एक ही पंच काफी है। आखिरी शब्द खत्म होते ही तेरा थंडर पंच सीधा टकराया। धड़ाम। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरे स्क्वायर में गूंज उठी। बिजली, हवा, आग, ब्लैक स्नेक और विप, 5 अलग अलग फोर्सेस बीच में टकराई। इसकी शॉकवेव ने पास खड़े लोगों को भी झुला दिया। पर यह संघर्ष सिर्फ एक पल तक टिका। अगले ही पल ईगल सोल टूटा, फायरवुल्फ बिखर गया, विप टूटी, स्नेक भी टूट गई। चारों सोल इमेजेस बिजली के सामने एक एक करके कोलैप्स हो गए। कोई भी काउंटर अटैक का मौका नहीं मिला। तेरा वो पंच, फिर बाकी बचे बिजली और थंडर की पावर लेकर आगे बढ़ता गया। धड़ 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 धड़, चारों फिगर्स एक साथ रिंग से बाहर उड़ गईं, जोर से गिरी। उस पल पूरा अरीना जैसे म्यूट हो गया। सब बस उस थंडर से घिरे फिगर को देखते रह गए, नजरों सिर्फ डर। तू जीत गया, और वो भी बिना किसी डाउट के, पूरी तरह डिसाइसिव। लिन फेंग, डोंग तियानलोंग, यून लियाओ और वो डोंग फैमिली यूथ, ये चारों यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन यंग टैलेंट्स, सबको तूने एक ही पंच में उड़ा दिया। कुछ ही पल बाद पहाड़ जैसा शोर उठा। इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। सबसे पहले टूटे लिन और डोंग फैमिली के लोग, और यून लिंगवांग भी। लिन फेंग, डोंग तियानलोंग दोनों अपनी अपनी फैमिली के नंबर 1 टैलेंट, फिर यून लियाओ के साथ इनको तूने एक ही पंच में कैसे तबाह किया। पर जब वे सब रिंग के पास पहुंचकर उन चारों की हालत देखे, चेहरा भी बदल गया, क्योंकि वो चारों अब पूरी तरह जले हुए थे। एनर्जी इम्पैक्ट इतना वायलेंट था कि पहचानना मुश्किल था। शुक्र है सांस बाकी थी, वरना जान चली गई होती। लिन जोंगशान गुस्से से आंखें लाल कर बैठा। डोंग फैमिली भी गुस्से और डर से भरे थे। यून लिंगवांग भी पूरी तरह कांप रहा था। पर तू इस सबके सामने भी वैसे ही शांत रहा, उन्हें एक नजर भी नहीं दी। इतना हार्ड हिट तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिन फैमिली से तेरा हिसाब पहले से चलता आ रहा था। यून लियाओ हमेशा से हिसाब चुकाने वाली लिस्ट में थी, और डोंग तियानलोंग जैसे लोग, वो खुद अपने साइड चुनते हैं, तो तेरी नजर में वे भी दुश्मन ही थे। दुश्मन के लिए दया क्यों दिखाई जाए। तभी लिन जोंगशान पूरी तरह काबू खो बैठा। छोटे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। जोर की चिल्लाहट के साथ उसकी हल्की नीली सोल पावर फूट पड़ी। सिर पर उभरा सोल इमेज लिन फेंग की ईगल से भी बड़ा, साफ था। अब उसे किसी रूल या रिप्रेजेंटेटिव्स की परवाह नहीं थी। दिमाग में सिर्फ एक बात, तुझे हराना। यून यान गुस्से में उछलकर रिंग की तरफ भागी। ऊपर बैठे ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन ने भी चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, पर लिन जोंगशान किसी की नहीं सुन रहा था। गुस्से से भरा हुआ आगे झपटा, पूरा शरीर मानो तूफान बनकर सीधा तुझ पर आया। यून यान ने डरकर चेताया, संभल, तेरी भी नजरें तन गईं। गुस्से में डूबे लिन जोंगशान के सामने तू पीछे नहीं हटा,
बल्कि सीधा अपनी बिजली और सोल पावर पूरी तरह छोड़कर सामने से टकरा गया। इस बार इम्पैक्ट पहले से भी बड़ा था। रिंग पर बचे 3 बाकी युवा तो रिएक्ट भी नहीं कर पाए, शॉक वेव से उड़ गए। यून यिलान तेरे पीछे खड़ी होने की वजह से ज्यादातर इम्पैक्ट उन्हें खुद झेल लिया, इसलिए उसे बहुत चोट नहीं आई। और उस पल वो अपनी परवाह भूल गई, क्योंकि उसने साफ देखा टकराव के बाद पीछे धकेला जाने वाला तो नहीं, बल्कि लिन जोंगशान था। वो कई कदम पीछे लड़खड़ाते हुए रिंग के किनारे तक पहुंचकर मुश्किल से रुकी, चेहरे पर पूरी तरह अविश्वास। इधर तो सिर्फ थोड़ा सा हिला, फिर से स्टेबल खड़ा हो गया। ये देख पूरा एरिना फिर स्टन रह गया। वो लिन जोंगशान था, पूरे लिन फैमिली का ग्रैंड एल्डर। यू सोल रन स्ट्रॉन्ग तेरी उससे, यहाँ तक कि यून यान भी आधे रास्ते में रुककर पूरी तरह हैरान रह गई। साफ था उसे भी उम्मीद नहीं थी तो इतना स्ट्रांग बन चुका है। और ठीक इसी पल ऊपर से एक और ज्यादा डरावनी ऑरा नीचे उतरी। बकवास बंद करो। ब्लैक हेयर्ड मिडिल एज्ड मैन आखिर पूरी तरह एक्टिव हो गया। ठंडी आवाज के साथ हाथ उठाकर तेजी से एक सोल पावर चेन मारी, बिजली जैसी तेज। लिन जोंगशान बच भी नहीं पाया, सीधा उस अटैक से टकराकर उड़ गया। दूर स्क्वायर की दीवार से टकराकर तुरंत बेहोश हो गया। इस पल पूरा एरिना एकदम शांत हो गया, क्योंकि सबको साफ महसूस हुआ ये ओरा यू सोल रेल्म से बहुत आगे थी। अर्थ सोल रेल्म, ये हमेशा नरम सा दिखने वाला ब्लैक हेड मिडल एज्ड मैन असल में एक अर्थ सोल रेल्म स्ट्रॉन्ग था। तो भी गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका, क्योंकि इस ऑरा के सामने तेरे शरीर की सोल पावर भी थोड़ी सी रुक गई। जब से तूने थंडर गॉड बॉडी जगाई है, ये पहली बार था इतना जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। ब्लैक हेयर्ड मिडल एज्ड मैन ने ठंडी नजरों से पूरे अरीना को देखा, आखिर में नजरें लिन फैमिली की तरफ टिका दी। यून तियान सेक्ट की सिलेक्शन बिगाड़ने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। आज से लिन फैमिली से जुड़ा कोई भी इंसान हमारी सेक्ट सिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमारा यून तियान सेक्ट अब कभी लिन फैमिली के किसी भी सदस्य को डिसाइपल के तौर पर नहीं लेगा। ये बात सुनते ही जैसे साफ आसमान से बिजली गिरी। लिन फैमिली के लोग एकदम पीले पड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था उनकी फैमिली की अपर सेक्ट पहुंचने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पहले से गुस्से से भरे डोंग फैमिली वाले अब पूरी तरह डर से चुप बैठ गए, क्योंकि एक अर्थ सोल रेल्म स्ट्रॉन्ग की एक ही बात उनके जैसे कल्टिवेशन फैमिलीज का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकती थी। ये सब कहने के बाद ब्लैक हेड मिडिल एज मैन की नजरें फिर तेरी तरफ आ गई। इस बार उसकी नजरों में लगभग कोई रेयर ट्रेजर देखने जैसी चमक थी, इतनी डायरेक्ट कि तुझे भी थोड़ा असहज महसूस हुआ, तो इंस्टिंक्टिवली थोड़ा सिकुड़ गया। फिर ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन ने ऊंची आवाज में अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम 5 सिलेक्शन पास कर चुके हो। बोलते बोलते उसने हाथ लहराया। 5 खूबसूरत वुडन टोकन सोल पावर में लिपट कर बाकी यून यिलान और 3 दूसरे युवाओं के सामने आ गए। वो तीनों युवा पहले ही शॉकवेव से गिर चुके थे, सोच रहे थे शायद एलिमिनेशन हो जाए, पर टोकन हाथ में आते ही पहले हैरान हुए, फिर खुशी से उछल पड़े। साफ था युन तियान सेक्ट ने लिन जोंगशान की अनएक्सपेक्टेड अटैक की वजह से रिजल्ट नहीं बदला, क्योंकि जब चारों को तूने शॉकवेव से उड़ाया था तभी फाइनल 5 लोग तय हो चुके थे। और उन तीनों को और भी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग हो रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था वो टोकन खुद के दम पर नहीं, बल्कि तेरे उस एक पंच से मिली थी जिसने लिन फिंग सहित चारों को उड़ाया था। इसलिए तेरी तरफ देखते हुए उनकी नज़रों में भी अनकॉन्शियसली थोड़ी थैंकफुलनेस आ गई। अरीना में मौजूद बाकी सब लोग तुम पांचों को जलन भरी नजरों से देखते रहे। इस पल से तुम सिर्फ यूनहे सिटी के किसी छोटे फैमिली या ग्रुप के युवा नहीं रहे, बल्कि असली यून तियान सेक्ट के डिसाइपल्स बन चुके थे। अपर सेक्ट में जाने का मतलब ही था एक बड़ी थ्रेशोल्ड पार करना। फ्यूचर में स्टेटस, पोजीशन, कल्टिवेशन, रिसोर्सेज सब कुछ पहले से पूरी तरह अलग होने वाला था। यूसोल रेल्म अब दूर नहीं रहा, यहाँ तक कि आगे चलकर उस ब्लैक हेड मिडिल एज्ड मैन जैसा अर्थ सोल रेल्म स्ट्रॉन्ग बनना भी नामुमकिन नहीं रहा।